LGBTQ कम्युनिटी को लेके ना अवेयरनेस तो बढ़ रही है, लेकिन एक्सेप्टेंस काफी जगह पे अभी भी नहीं है। True acceptance still remains limited. Just because society is accepting LGBTQ, I cannot. I think this is a mental sickness. दो चीज़ें बहुत कॉमन सुनने को मिलता है, एक तो डिवोर्स और दूसरा मर्डर। जब तक ये चीज़ें औरतों के साथ हो रही थी तब तक आपको लग रहा था कि सतयुग चल रहा है। कलयुग वो भी था, कलयुग ये भी है। लड़कियों को ना बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता है, वो लोग उसको मिसयूज़ करती हैं। आज की डेफिनेशन फ्रीडम की ये है कि आई शुड हैव फ्रीडम टू स्मोक एज इक्वली एज बॉयज, आई शुड हैव फ्रीडम टू ड्रिंक, आई शुड हैव फ्रीडम टू गो टू क्लब, आई शुड हैव फ्रीडम टू गो टू अ पार्टी, आई शुड हैव अ फ्रीडम टू ड्रेस इन अ सर्टेन वे। दिस इज नॉट द फ्रीडम दैट योर पेरेंट्स हैव गिवन टू यू, दिस इज द मिसयूज ऑफ फ्रीडम दैट यू आर डूइंग। धर्म की परिभाषा क्या है, सही परिभाषा क्या है? जो धारण करने योग्य हो धर्म है, जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। पहले सुसाइड के केसेस इतने कॉमन नहीं थे। पेरेंट्स ही ज़्यादा प्रेशर करते हैं बच्चों को कि नहीं तुमको तो हमारा सपना पूरा करना है। क्यों करना है? उसके अपने भी तो सपने हैं ना। वो कहते हैं ना कि अ चाइल्ड इज बॉर्न फ्रॉम यू, नॉट फॉर यू। नॉट फॉर यू, एग्जैक्टली। ये सो पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी वेरी है। ट्रू। मेरी जनरेशन में बहुत फेमस टैगलाइन है दैट कर्मा इज अ बिच, इट्स नॉट, इट्स अ मिरर। वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद ऋषि झा। और आज हमारे साथ हैं जाने माने गीतावाचक जानवी सिंह जी। ये चेहरा आप लोग के लिए नया नहीं होगा, ये आवाज़ नई नहीं होगी, इनका लेसन्स आप लोग के लिए नया नहीं होगा, बट आइए शो को एंजॉय करते हैं। वेलकम। शो नया होगा। नमस्कार, थैंक यू सो मच। कैसे हो? बहुत अच्छे, आप कैसे हो? यहाँ तक आना कैसा रहा आपका? बहुत मुश्किल था बट ठीक है। हाँ, ये दिल्ली गुड़गांव का तो आपको पता ही I है, know. ये ट्रैफिक, और अगर बारिश हो जाए तो फिर गुड़गांव तो वो कहते हैं ना त्रिजटा। हाँ. जब एक औरत अपने प्रचंड रूप में होती है वैसा ही काली माता, तो वैसा अपना ही है। गुड़गांव भी फिर वैसा ही हो जाता है कि वो कौन से रूप में आ जाएगा, कौन से रूप में हमें दिख जाएगा, वो हमें भी नहीं पता होता। और फिर तो आप भूल जाओ कि आप अपने डेस्टिनेशन पे कब पहुँचोगे। आज ये 9 बजे की निकली हुई हैं और हमारे पास 1 बजे पहुँची हैं, मतलब 4 घंटे इनको लग गए। And I'm already Total very sleep deprived. और ये ऑफ कोर्स इनका रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, आप सबको पता ही होगा ये चीज़, बट फिर भी ये अपने कमिटमेंट के हिसाब से वो अपने टाइम पे आई। थैंक यू सो मच। नहीं, माय प्लेजर। तो मैम देखो, आपको सब जानता है, बट मैं चाहता हूँ कि एक बार आप खुद को इंट्रोड्यूस करें हमारे चैनल पे। ओके, श्योर। तो सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम जानवी है और मेरी आयु 21 वर्ष है, जो लोग नहीं जानते हैं और जिनको जिज्ञासा है जानने की, क्योंकि लोग समझते हैं आई एम much, more than this. So I introduce myself as a content creator and a very proud content creator, to be honest. I love this space and मेरा जो content है वो 3 pillars पे stand करता है, that is संस्कृति, culture, शास्त्र, scriptures and साड़ीज़ anyway, right? तो ये संस्कृति, शास्त्र और साड़ियों का जो तीनों मिलन है, इसको साथ में लेके चलना और गहराई से इसको समझने का और समझाने का प्रयास करती हूँ। तो दैट्स व्हाट ऑल आई डू। आजकल जेनजीज के बीच में एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। आपके हिसाब से इसके पीछे क्या मेन वजह हो सकती है? ऑनेस्टली हम लोगों ने एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ट्रॉमा, इतने भारी भारी शब्द है, उसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया है विच शुड नॉट बी नॉर्मलाइज, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि छोटी सी भी माइनर इनकन्वीनियंस होती है ना, तो व्हाट पीपल से इज़ दैट कि अरे मुझे तो इस बात का ट्रॉमा हो गया। आई मीन, डू यू नो द मीनिंग ऑफ द ट्रॉमा? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? सेम विद एंग्जाइटी ऑल्सो, डिप्रेशन ऑल्सो। सो समहाउ यू आर टेलिंग योर माइंड कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है। सो ओवर टाइम आपको पता नहीं चलेगा कि कब ये एक्चुअली में डेवलप हो जाएगी, बिकॉज एट द माइनर इनकन्वीनियंस ऑल्सो यू आर सेइंग दीज वर्ड्स एंड यू आर नॉट रियलाइजिंग कि ये बहुत छोटी सी चीज़ें आपको लग रहा है कि मैं तो ऐसी अपना दुख दर्द बताने के लिए कह रहा हूँ या कह रही हूँ कि मुझे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है ना, फ्रस्ट्रेशन है ना, कि कुछ छोटा सा भी काम नहीं हुआ तो अरे मुझे तो इस बात का ट्रॉमा हो गया। लाइक यू डोंट इवन नो द मीनिंग ऑफ दीज थिंग्स इन द इन डेप्थ। पता ही नहीं है कि आप अपने माइंड के साथ क्या कर रहे हो, बिकॉज यू आर समहाउ वायरिंग योर माइंड टू एक्चुअली
attract those things. So I think you should not do this. I understand कि हर किसी के जीवन में stress है ना, at some level anxiety है, I understand that, क्योंकि हम एक ऐसे work culture में है जहाँ everyone is constantly running behind something and they don't know what, है ना, and especially when you live in cities like Gurgaon, Bombay, Delhi, everywhere. क्योंकि अर्बन सिटीज़ की बात की आपने, है ना, तो क्योंकि यहाँ तो सब भाग रहे हैं एंड दे डोंट नो व्हाट दे आर रनिंग बिहाइंड. तो उस जगह पे आई थिंक यू शुड नॉट नॉर्मलाइज दिस. फर्स्ट सिट विथ योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड, एम आई रियली गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड यू, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल विल गेट नो. ऐसा इतनी छोटी प्रॉब्लम्स को हमने इतना बड़ा बना दिया है और हमको रियलाइज़ नहीं हो रहा है. सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन वी केप्ट ऑन ब्लेमिंग इट कि अरे मुझे तो ये इशू है. So I think you need to address that, sit with yourself and address the issue कि वो issue नहीं है, you just have created it. Issues होते हैं, I'm not denying कि anxiety, depression, frustration, trauma, mental health जैसी कोई problems नहीं होती है, बिल्कुल होती है, but not at such minor stages कि छोटा सा काम नहीं बना and you know start saying these things. So that's my take क्योंकि on that. पहले मुझे ऐसा लगता था ना कि मेंटल हेल्थ को लेके लोग इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे. हाँ, I agree. बट आजकल के जो जनरेशन है ना, उन्होंने इन वर्ड्स को पिक कर लिया है. हाँ, ठीक है, छोटी छोटी बातों को वो इतना ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं sense बनता. नहीं है. हाँ, राइट. true. आजकल सोशल मीडिया का प्रेशर ना जनजीज के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होने लग गया है ना, और एक सोसाइटल प्रेशर भी होता है. सोसाइटी की प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ. तो इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं हम लोग? What sort of pressure? प्रेशर मतलब जैसे कि उनको ना एक अंदर से रहता है कि यार मेरे को भी आगे बढ़ना है, मेरे को भी आगे चलना है, मैं किसी से पीछे रह गया, मैं इसमें एक्सेल हो सकता था, या सर्टेन चीज़, लेट सपोज कि मेरे पास आज आईफोन नहीं है, इसके पास आईफोन है, तो आपस में कंपटीशन हो गया. राइट. सी सोशल मीडिया पे देख के फोमो होना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, है ना. एंड आई एम टेलिंग यू, सोशल मीडिया पे जो दिखता है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट लिविंग दैट लाइफ. यू माइट सी समवन हैज़ आईफोन, समवन हैज़, ये तो बहुत छोटी चीज़ हो गई टू बी ऑनेस्ट. समवन इज़ लिविंग इनटू लग्जरी प्लेसेस, गोइंग ऑन वेकेशंस एंड हैज़ रियली गुड कार, बहुत लग्जरी सा बंगलो है ना, बहुत पैसा है. मतलब इट्स अ वेरी हैपनिंग सिचुएशन टू सी ओके समवन इज़ ग्रोइंग. बट रियल लाइफ में वैसा है या नहीं, यू नेवर नो, है ना. तो सोशल मीडिया पे किसी को देख के आपको लग रहा है कि उसकी लाइफ तो कितनी हैपनिंग है, बट मे बी यू डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन हिज और हर लाइफ में क्या चल रहा है उनके, वो नहीं पता है आपको. लोग कंट्रोल करते हैं कि उनको क्या दिखाना है सामने वाले. हाँ, एग्जैक्टली. सोशल मीडिया का वर्स्ट पार्ट यही है दैट आई एंड यू कैन कंट्रोल व्हाट आई हैव टू शो एंड व्हाट आई हैव नॉट टू शो. इवन इफ आई एम फेलिंग एट समथिंग, आई विल शो दैट आई एम सक्सीडिंग, है ना. इवन इफ आई एम ब्रोक, आई विल शो यू दैट आई हैव अ लग्जरी कार और समथिंग. मतलब दिस इज व्हाट द पीपल डू ऑन सोशल मीडिया. सो नेवर बिलीव दैट लाइफ दैट जो सोशल मीडिया पे लाइफ आपको दिख रही है वो शायद वैसी नहीं है. मे बी दे हैव रेंटेड इट आउट, हाउ डू यू नो. मे बी दे पेरेंट्स हैव ब्रॉट इट, है ना. अब मेरे पिताजी ने अगर मुझे कोई घर खरीद के दिया और मैं फोटो डालूं, दिस इज माई होम, आई एम राइटिंग इट कि ये दिस इज माई होम, बट वहाँ पे वो मैंने खरीदा है या मेरे पेरेंट्स ने मुझे खरीद के दिया है, वो हम मेंशन नहीं करते. आई विल नॉट मेंशन दैट, है ना. नो वन वुड. सोशल मीडिया पे अगर मुझे वो फोमो क्रिएट करनी है, व्हाई वुड आई मेंशन दैट, है ना. क्योंकि मुझे वो नोशन बिल्ड करना है कि ये घर तो मैंने अपने पैसों से खरीदा है. लुक एट मी दैट एट 25, 24 आई हैव बॉट अ हाउस एंड इट क्रिएट्स अ कंपैरिजन कि तुम्हें देखो कि तुम 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में क्या कर रहे हो, एंड लुक एट मी दैट व्हाट आई एम डूइंग. सो नेवर बिलीव दैट लाइफ until unless you know that person to the core. मैंने अपने घर में भी ये चीज़ देखा है. हाँ. मम्मी मौसी लोग को देखता हूँ मैं हाँ. कि वो अपने बच्चों को ही कंपेयर करती हैं दूसरों के साथ में. हाँ. कि वो देखो 25 साल में उसकी शादी भी हो गई, हाँ. उसने घर भी ले ली, उसने गाड़ी भी ले ली, Right. और तू देख तू गधा है, Right. तू 25 साल में देखा आज यही कर रहा है, पढ़ाई करता रह जा तू जिंदगी भर, हाँ. है ना. हाँ. तो कई बार पेरेंट्स की भी गलतियाँ गलती होती है, बिल्कुल होती है. हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें इनको इतना ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ. राइट. बट ये जो प्रेशर बच्चों के ऊपर आता है ना, हाँ, वो हाँ. बच्चों को नेगेटिव की साइड लेके जाता है. ट्रू, वेरी ट्रू. वो अपने दिमाग से ही क्वेश्चन पूछने लग जाता है कि हाँ. भैया मैं ये क्या कर रहा क्या हूँ, कर रहा हूँ और वो क्या कर रहा है. यू नेवर नो, समवन हैज टेकन इट ऑन लोन, ऑन EMI, उसके ऊपर कितना EMI चल रहा है, आपको क्या पता कि वो दिखावे की दुनिया जी रहा है. ठीक है. एक सेंस में अगर आप लोन और EMIs को अगर आप तो हैंडल कर सर्टेन सकते एक्सटेंट, हो, हाँ, जितना आप हैंडल that कर is fair. सकते हो. हाँ, बट वो फिर लोन के ऊपर आप लोन लिए जा रहे हो एंड जस्ट टू बिल्ड दैट लाइफ कि मुझे तो ये दिखाना है. तो आई थिंक दैट इज रॉन्ग. तो नेवर कंपेयर योर लाइफ विद दैट. एक मैं ना फाइनेंस वाले क्रिएटर के साथ में पॉडकास्ट कर रहा था. हाँ. उन्होंने कहा है कि आजकल का फॉर्मूला ऋषि क्या चल रहा है पता है, हाँ. इनकम प्लस लोन हाँ. इज इक्वल टू एक्सपेंसेस. हाँ. राइट. जानवी, आज भी कई जगह पे
मेंटल हेल्थ को लेके स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है और प्रोफेशनल हेल्प लेना या तो मुश्किल है या लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आपके हिसाब से इस गैप को कैसे ब्रिज किया जा सकता है? See, I think I agree mental health is a serious issue and especially in a world like this where we live in. तो अभी भी बहुत सारा सोसाइटी में नोशन ऐसा है कि मेंटल हेल्थ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, विच आई डिसअग्री. इवन आई यूज टू एट सर्टेन पॉइंट थिंक कि मेंटल हेल्थ जैसा कुछ भी नहीं होता है until I realized. ठीक है, तो बिकॉज आई एम इन सच प्रोफेशन जहाँ मुझे भी एक पॉइंट के बाद रियलाइज़ हुआ दैट आई एम सम हाउ affecting my mental health. And मुझे लगता था physical health is a thing and spiritual health is also a thing, but mental health को मैं बहुत उस पर हाँ प्रायोरिटी नहीं देती थी. And I have also never believed in work life balance, which also to a certain extent मैं अभी भी नहीं करती हूँ. But somehow I think I'm in that phase of realizing now that it is very important. So it should not be a taboo or a stigma in the society. First thing, बात आती है कि ठीक कैसे किया जा सकता है. सो आई थिंक यू कैन क्योर इट योर सेल्फ. यू डोंट हैव टू ऑलवेज स्पेंड ऑन थेरेपी, ऑन सेशंस एंड एवरीथिंग. बट दैट इज़ द थिंग कि हम रियलाइज़ नहीं कर पाते दैट वी एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ और नॉट. है ना, जैसे मुझे बहुत टाइम तक नहीं रियलाइज़ हुआ था दैट आई एम गोइंग थ्रू समथिंग अंटिल माई मदर हेल्प मी रियलाइज़ दैट. जो उन्होंने देख लिया. बट बहुत सारे लोगों के पास लोग नहीं है समझने के लिए कि अच्छा दैट पर्सन इज. हमें समझाओ क्या था वो? तो मतलब इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड ओनली कुछ चीज़ें चल रही थी जिससे आई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड. तो एवरी अदर डे बहुत केओस था, बहुत इश्यूज थे दैट आई वॉज डीलिंग विद. एंड वो एक समय के बाद इतना पाइल अप हो गया बिकॉज आई डोंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. ऑफकोर्स बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं that I don't know, है ना. and I rely on people for that, I get dependent on people for that. and जब वो चीज़ें पूरी नहीं होती है then you somehow blame yourself कि ये मुझे क्यों नहीं आता है, ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा है. so I was in professionally I was at certain stage working with few people, a group of people which somehow वो मेरे ऊपर बहुत हावी हो गया था for 3 months. so I was going through that mental state जहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है. so I was मतलब बहुत अलग जोन में चली गई थी इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग, है ना. वो मुझे नहीं रियलाइज़ हो रहा था. मैं वही कह रही हूँ ना कि मेंटल हेल्थ जब ख़राब होती है तो आपको नहीं समझ में आता है अनटिल अनलेस यू ईदर रियलाइज़ योरसेल्फ या आपको कोई रियलाइज़ करवाए. सो थैंकफुली मेरी मम्मा ने मुझे वो रियलाइज़ कराया दैट यू आर गोइंग टूवर्ड्स दिस, सो गेट आउट ऑफ इट. एंड शी हेल्प मी पुल ऑफ दैट कि तुमको इससे बाहर आना है. थैंकफुली वो सब सॉल्व हो गया. तो आई डोंट वांट टू डिस्कस अ लॉट ऑन दैट. बट हाँ, बच्चे के लाइफ में ना उसके पेरेंट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एग्जैक्टली, हाँ, वो पूरा शेप करता है. ट्रू, उसको. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. हाँ, आप इसको कितना समझते हो? नहीं, मैं तो बिल्कुल मैं वही समझती हूँ. जैसे एक जैसे हम पॉटरी बनाते हैं ना, जैसे वो घड़ा बनता है ना, तो वो घड़े को जिस आकार में आप बनाते जाएंगे वो वैसा बनता जाएगा. थोड़ी भी गलती हुई तो वो बिगड़ जाएगा और फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी. तो जीवन में भी ऐसा ही होता है कि एक समय ऐसा आता है जहाँ पेरेंट्स प्ले अ लॉट ऑफ रोल आपको शेप करने के लिए. एंड थैंकफुली मेरे जीवन में ऐसे माता पिता से आई हैव बीन ब्लेस्ड कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से शेप किया है. थोड़ा भी कहीं कुछ खराब आते हैं तो दे स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट एंड वो मेक श्योर करते हैं कि मैं सही डायरेक्शन में ही जाऊँ. कल आपने फादर की फोटो लगाई थी व्हाट्सएप पे. हाँ. मेरे को देख के ना बहुत तसल्ली मिली. हाँ. है ना, मतलब वो पर्सनालिटी ऐसा दिख रहा था ना कि यार ये बंदा तो पता नहीं पूरा संभाल के रखा होगा इसको. मतलब काफी प्रोटेक्टिव लग रहे थे मुझे आपको लेके और सपोर्टिव भी. वेरी सपोर्टिव, वेरी प्रोटेक्टिव. एंड आई डोंट टॉक अ लॉट अबाउट हिम. जैसे मैं हमेशा ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मम्मी मेरी बहुत सपोर्टिव रही है तो मैं बताती भी वही हूँ, बट पापा भी उतने ही सपोर्टिव रहे हैं. और अगर पापा ये पॉडकास्ट देखेंगे तो उनको भी आई थिंक समझ में आएगा. तो एक होता है इमोशनल सपोर्ट, एक होता है मॉरल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट. तो शुरुआती दिनों में पापा ने उसमें काफ़ी हेल्प किया है. इवन दो मतलब ही डजंट अंडरस्टैंड माई प्रोफेशन टू अ कम्प्लीट मतलब स्ट्रेच जितना मम्मी समझती है मेरे ख्याल से एज अ प्रोफेशन. पापा उतना नहीं समझते, बट उनको पता है कि अगर मैं इस काम में खुश हूँ तो ये कुछ अच्छा ही कर रही है. एंड इफ आई एम रीचिंग एट प्लेसेस देन शी इज़ डूइंग राइट. तो ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम दैट ही सपोर्टेड मी. तो वो बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे शेप किया एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड विथ वंडरफुल पेरेंट्स. बट हाँ, मेंटल हेल्थ की बात जैसे हम कर रहे थे तो आई हैव बीन इन टू दैट स्टेज. तो उस चीज़ से बाहर आना बहुत ज़रूरी है. तो मेरे पास तो थैंकफुली आई हैड माई मदर हु हेल्प मी एंड फादर ऑल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि उन्होंने मुझसे उन्होंने वो संभाल लिया स्टेज. नहीं तो आई वॉज गोइंग थ्रू इट अ लॉट. थैंकफुली थिंग्स आर सॉल्व नाउ. आई एम एट अ मच बेटर स्टेट.
बट हाँ, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू स्पेंड ऑन थेरेपीज एंड एवरीथिंग. मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव टू गेट बैक टू आवर रूट्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ है ना. एंड जब परिस्थिति ऐसी आती है जीवन में तो हम भूल जाते हैं. कई बार आपको पता होते हुए भी आप भूल जाते हैं कि अच्छा मुझे ये करना है. तो वो स्टेज में लाइफ आता है. सो प्लीज़ हैव अ फ्रेंड, अ पार्टनर, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, एनीवन इन योर लाइफ जिससे आप कह सको कि आई एम गोइंग थ्रू दिस एंड हेल्प मी गेट आउट ऑफ दिस, एंड आई एम श्योर दैट पर्सन विल हेल्प. इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि थेरेपी जो करता है या जो मेंटल हेल्थ सेशंस लेता है वही आपको उनको बाहर ही पता निकाल होता है. सकता क्योंकि है. मुझे देखो, प्रोफेशन तो ऑफ कोर्स प्रोफेशन इट्स अ चीज होती है. प्रोफेशन, आई रिस्पेक्ट इट हाँ. डेफिनेटली. लेकिन क्या होता है कि आपके घर वाले, आपके हाँ. फ्रेंड्स, आपके दोस्त हाँ. आपको उस थेरेपिस्ट से ज्यादा समझते हैं. ज़्यादा समझते देखो हैं. वो हाँ, टेक्निकली इज अ डिफरेंट थिंग. टेक्निकल एस्पेक्ट तो ऑफ कोर्स अलग होता है. Right. लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन को हाँ. वो जो आपको देखते हैं देख ना, रहे तो वो हैं आप- 24/7. राइट, तो वो आपको बहुत ज्यादा important समझते है. हैं. ट्रू. और कई बार ना उनको पता होता है कि यार ये तो ये इंसान ये गलती कर रहा है. हाँ. अगर ये ठीक कर ले तो ये सॉल्व हो जाएगा. हाँ हाँ हाँ, है ना? डेफिनेटली. और पता है कई बार वो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं. ट्रू, वेरी ट्रू. बहुत छोटी छोटी चीज़ें इतनी स्टैकअप हो जाती हैं दैट यू डोंट रियलाइज इट. एंड आई थिंक जो आपके आसपास के लोग हैं जो आपको सबसे अच्छे से समझते हैं ना, आपको 24/7 देख रहे हैं, सो दे कैन डेफिनेटली हेल्प यू बेटर. इफ नॉट देन गो फॉर थेरेपी. आज के जेनजी स्टूडेंट्स डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन इंडस्ट्री रेडी स्किल्स क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं? आपका क्या मानना है इस बारे में? सी, आई थिंक आज के समय में हम स्किल्स पे फिर भी उतना फोकस नहीं करते. हम बात तो बहुत करती है स्किल इंडिया डेवलपमेंट की, है ना, स्किल प्रोग्राम्स की बातें बहुत होती है, बट व्हेन इट एक्चुअली कम्स टू लर्निंग ना, व्हाट आई हैव सीन, मतलब जो भी लोग मैसेज करते हैं और जो भी इस बात से परेशान है ना दैट वी हैव दिस सर्टन डिग्री एंड वी आर स्टिल नॉट गेटिंग दिस जॉब, तो वहाँ स्किल की ही कमी होती है. और ये बात उनको भी पता है, बट दे आर टू लेजी टू इवन लर्न अ स्किल, है ना. उनको लगता है जितना कर लिया उतने में ही मिल जाए तो बहुत हो जाएगा. बट दैट्स व्हाट आई टेल टू पीपल, इफ़ यू आर विशिंग कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, है ना, कुछ बेटर पे चेक चाहिए, कुछ अच्छा करना इंडस्ट्री में, देन लर्न फॉर दैट. बट दे आर टू लेजी टू इवन डू दैट. एंड ऑनेस्टली आज के समय में मुझे नहीं लगता कि डिग्री के उतने मायने हैं, until unless you are getting into some that sort of profession, you want to be a doctor, engineer and something like that. But after a point of time life skills भी आनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी आनी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आनी चाहिए. बिकॉज वंस यू गेट इनटू दैट जॉब यू विल रियलाइज इट कि अगर मैंने ये सब नहीं सीखा तो मेरी डिग्री भी एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही काम आएगी, एंड देन फिर यू विल बी लिविंग अ वेरी एवरेज लाइफ. तो अगर ऐसा है कि हाँ ऐसा जीवन जीना है कि हाँ ठीक है चल रहा है, तो उसके लिए तो अच्छा है. देखो ना, लोग कहते हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, हाँ. है ना, लोगों के पास काम नहीं है. हाँ, बट हकीकत कुछ और है. आई एग्री. जो मैं देख रहा हूँ, हाँ, मेरा ऑफिस सेक्टर 2 में है. आप ना किसी भी ऑफिस के बाहर घूम के आओ, है ना, वहाँ पूरा ऑफिस का हब है. आप कहीं पे भी चले जाओ, हर बिल्डिंग के बाहर जैसे पहले टूलेट का बोर्ड दिखता था ना, हाँ. वैसे हायरिंग का बोर्ड दिख रहा है. दिख रहा है. आई ठीक है? एग्री. तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यार उनके स्किल्स में है. हाँ. लोग तो हायर करना चाहते हैं. True. कोई भी बिजनेस अगर बिजनेस है तो ऑफ कोर्स उसको मनी मेकिंग का फॉर्मूला पता है, डेफिनेटली. लेकिन वो उसको ग्रो कैसे करेगा? विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज Yeah, ओनली. yeah. और ह्यूमन रिसोर्सेज अगर उनको मिल जाए तो एक बिजनेस एक्स से 10x हो 10x सकता हो है. सकता है, ठीक है ना. right. लेकिन अब उनके पास स्किल्ड लोग ही नहीं है. वैसे लोग ढूंढ रहे हैं, बट वो कहते हैं कि भाई मेरे पास डिग्री तो है बट मेरे को जॉब नहीं मिल रही. तो आपने बिल्कुल सही कहा कि Yeah. लोग ना अपने स्किल के ऊपर काम नहीं कर रहे. Very true. वो बस डिग्री लेके बैठ गए और उनको लग रहा है उनको नौकरी मिल जानी चाहिए, क्योंकि वो फोकस में है ही नहीं. नहीं है फोकस में. अ लॉट ऑफ पीपल, वही 2080 का रेशियो हर जगह अप्लाई होता है, वो इफेक्ट हर जगह अप्लाई होता है. तो आज के समय में व्हाट आई हैव ऑल्सो ऑब्जर्व, जितने भी लोगों के मैसेजेस आते हैं हु आर गोइंग थ्रू दिस फेज, मैं उनको वही कहती हूँ, तुम लोग खुद को बेहतर दिखाने में लगे हो और आवश्यकता है खुद को बेहतर बनाने में. दैट्स द सिंपल थिंग. बहुत बढ़िया. तो जितना बेहतर खुद को करते जाओगे उतना अच्छा कैसे नहीं मिलेगी यार आपको. इवन आई वॉज रीडिंग वन आर्टिकल वन डे, ये बहुत पुरानी बात है, मतलब हो गए 1-1.5 साल इसको. तो एक TIS और समथिंग, आई थिंक टाटा का ही एक ग्रुप है, तो दे TISS. हाँ TIS, हाँ. तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हाँ राइट. तो उन्होंने कुछ थाउजेंड्स ऑफ जॉब एप्लीकेशंस ओपन किए थे एंड हार्डली पीपल क्वालिफाइड दैट, क्योंकि उसमें स्किल्स ज़्यादा चाहिए थी. तो देयर आर मल्टीपल जॉब्स, लाइक हर साल बहुत सारे जॉब्स निकलते हैं. पीपल जस्ट डोंट हैव द राइट स्किल. सिर्फ डिग्री से नहीं चलता है काम आज के समय में, तो मुझे नहीं लगता है चलता. यू नीड बेटर स्किल्स टू एक्सेल इन लाइफ, नो मैटर वॉट यू आर डूइंग. जॉब नहीं, कॉलेज में भी आज आपको बेटर स्किल्स चाहिए, है ना. कंटेंट क्रिएशन में भी कितना स्किल चाहिए, बिकॉज एवरी अदर डे पीपल आर गेटिंग अहेड ऑफ यू.
तो हर दिन आपको भी सीखना पड़ेगा। आज मैं भी यदि कुछ सीख रही हूँ तो वो मुझे कंटिन्यू रखना पड़ेगा। इवन इफ आई रीच अ सर्टेन नंबर और स्टेज, ऐसा नहीं है कि बस हो गया अब तो सब मिल ही जाएगा। इट नेवर गेट्स लाइक दैट। वो हमेशा एक कॉन्स्टेंट लर्निंग वैसे भी जीवन में होनी चाहिए। इवन इफ़ यू डू नथिंग, यू शुड कीप लर्निंग थिंग्स एटलीस्ट फॉर योर सेल्फ। उतना तो बेसिक करना ही चाहिए, नहीं तो जीवन तो व्यर्थ है। आजकल एजुकेशन सिस्टम और जॉब मार्केट की रियल नीड के बीच में गैप है। आपको क्या लगता है इसका मेन रीज़न क्या है? As I said, people are not ready to learn. And it's the same. You're not ready to work on that. मेहनत करने से हम डरते हैं कहीं ना कहीं। हमें लगता है कि इसमें तो बहुत मेहनत है, इसमें तो बहुत काम है। एंड स्पेशली इन द एज ऑफ नाउ टेक्नोलॉजी एंड AI, वी आर सो डिपेंडेंट कि हम कोई भी छोटा सा भी काम है ना किसी पे डिपेंड होके कर रहे हैं। तो दैट इज़ मेकिंग यू मोर लेजी। जैसे आज भी इवन आई यूज़ AI टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट जहाँ मुझे पता है कि यहाँ मेरा दिमाग लग सकता है तो मैं क्यों AI पे रिलाई करूँ? बिकॉज आई हैव सीन पीपल अराउंड मी हु रिलाई ऑन AI एंड टेक्नोलॉजी सो मच कि छोटी छोटी चीज़ें सोचने की भी क्षमता ख़त्म हो रही है। एंड इन द नेक्स्ट 2 to 5 years वो बहुत मुश्किल हो जाएगा टू डिफरेंशिएट नाउ कि अपने दिमाग को काम पे कैसे लगाना सही बात। है। देखो ना, नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा होता है ना, कई बार जैसे आप मनी के ट्रांजेक्शन कर रहे होते हो, हाँ, कैश में भी, हाँ, ठीक हाँ, है, हाँ, तो ना आपका दिमाग कभी कभी पॉज हो जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग को ना वो आदत रही नहीं, हाँ, नहीं रही है ना, है ना? वो practice टू स्पेंड out इट हो चुका है। लाइक दिस, आपको आदत नहीं है। सोचने की वो कंसंट्रेशन ना आदमी खो चुका है। ट्रू, वेरी ट्रू। अगर लेट्स सपोज कि मुझे फ्लाइट पकड़ना है 6 बजे ना, तो कई बार ऐसा होता है कैलकुलेशन में मेरे को ऊपर नीचे हो जाती है, यार मेरे को कितने बजे निकलना है यहाँ से। हाँ, राइट। तो right. उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि इंसान को ना चेस खेलना चाहिए, That is या also a very कहीं ना good कहीं practice. आप कुछ It's some सुडोकू skill, वगैरह, हाँ, that makes you more aware, concentrated and focused. वो होना चाहिए, बिल्कुल, I agree. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना आजकल IAS PCS ये सब का प्रेशर रहता है, ठीक है ना? तो आपके हिसाब से इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है और सोल्यूशन क्या है? प्रेशर तभी होगा जब या तो पेरेंट्स का प्रेशर है या तो सोसाइटी का प्रेशर है। हाँ, एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि एट द एंड मैं आपको सच्ची बताऊँ, हमारी जनरेशन में हमको फ़र्क नहीं पड़ता है कि सोसाइटी क्या कहेगी। पहले था, है ना, कि 4 लोग क्या कहेंगे, पर हमें नहीं पड़ता कौन 4 लोग, हमें तो नहीं पड़ता फ़र्क। हमें तो नहीं दिख रहा। हाँ, हमने तो नहीं देखा और नहीं पड़ता है फ़र्क। ऑनेस्टली हमें तो बिल्कुल नहीं पड़ता, एटलीस्ट इन दिस एरा दैट वी आर लिविंग। बट एंड आई विल प्रूव दैट ऑल्सो। आप कभी भी देखो, जितने भी केसेस होते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट दे राइट इज सॉरी मम्मी एंड पापा। डू दे राइट सॉरी डियर सोसाइटी और समथिंग, सॉरी डियर दिस अंकल आंटी चाचा चाची? नथिंग, किसी से फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज हमारे जीवन में सॉरी 4 लोग, हाँ, सॉरी 4 लोग, ऐसा तो नहीं करते हैं ना हम कि सॉरी 4 लोग मैं ये नहीं कर पाया, ऐसा तो नहीं करते। क्योंकि हमारे जीवन में सबसे जो 2 इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं वो हमारे माता पिता ही होते हैं। तो ये प्रेशर कहीं ना कहीं उनसे आता है, बिकॉज क्योंकि उनके समय में वो नहीं बन पाए जो वो बनना चाहते थे। एंड नाउ दे वांट कि हमारे बच्चे तो हमारा सपना पूरा करें। बट अरे, नहीं करना है बच्चे को वो सपना पूरा, कभी उससे भी तो पूछ के देखो कि उसका सपना क्या है। जैसे मेरी मम्मा चाहती थी कि मैं सिंगर बनूं, है ना, क्योंकि वो बनना चाहती थी और वो नहीं बन पाई, ठीक है, जो भी सर्कमस्टांसेस थे। बट शी नेवर प्रेशर्ड मी ऑन दिस कि नहीं तुमको बनना ही पड़ेगा। एट दैट लेवल आई वॉज वेरी लकी दैट दे हैव लेट मी डू कि मुझे जो करना है, मुझे जिसमें खुशी मिलती है मैं वो करूँ। आई एम लर्निंग नाउ, बट आई डोंट वांट टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट। वो मेरा उतना पैशन उसमें नहीं था कभी। एज अ स्किल आई वांट टू लर्न इट, एज अ डिवोशन। प्रैक्टिस भी कर रहे हो अभी? हाँ, एज अ डिवोशन आई वांट टू लर्न इट, बट आई डोंट वांट टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट। करियर मुझे इसमें ही बनाना था। सो दे हैव लेट मी डू दिस कि ठीक है तुम ये करो, जो भी करो अच्छा करो। एट दी एंड पेरेंट्स को यही चाहिए, जो भी करो अच्छा करो। बट हाँ, कुछ पेरेंट्स को मैं यही मैसेज देती हूँ कि लेट दैट चाइल्ड डू द बेस्ट। एंड शायद थोड़ी सी गलती वहाँ पे बच्चे ये भी करते हैं कि जहाँ ये लिबर्टी होती है, पेरेंट्स जहाँ देते हैं कि ठीक है तुमको जो करना है वो करो, उसका वो गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। बिल्कुल। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं ना, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और फिर वो गोल इतना स्ट्रांग नहीं होता। जैसे यदि मेरे माता पिता ने मुझे ये फ्री चॉइस दिया था कि तुमको जो करना है वो करो, सो एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आई प्रूव्ड इट कि आई कैन मेक अ लाइवलीहुड आउट ऑफ दिस। बट बहुत सारे लोग जिनको ये परमिशन होती है वो ये नहीं कर पाते हैं कि हाँ हम यही करेंगे और इसमें ही पूरी जान डाल देंगे कि हम इसको प्रूफ करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। बट हाँ, आपके हिसाब से एक पेरेंट को अपने बच्चे के ऊपर किस एज तक कंट्रोल रखना चाहिए?
कंट्रोल हमेशा रखना चाहिए। सी आप और मैं थोड़ा सा कंट्रोल यहाँ पे मैं करियर टर्म्स पे कह रहा अच्छा करियर टर्म्स पे, हाँ, बट नहीं करियर टर्म्स पे भी एंड इन जनरल लाइफ में मैं यही बोलूँगी कि आप और मैं थोड़े से ओल्ड स्कूल पेरेंटिंग से आते हैं, विच आई फील इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये न्यू एज पेरेंटिंग तो मुझे नहीं अच्छी लगती है ठीक है, तो ये ओल्ड एज पेरेंटिंग बहुत अच्छी है टू in most of the factors I feel, and career में भी I think up to 10th और 11th I think maximum, वैसे फाउंडेशन तो 9th से ही शुरू हो जाता है, so at least ask your kid कि उसको क्या करना है ना। अब आप उसको कह रहे हो कि IAS बनना है बट उसको आर्टिस्ट बनना है, so वो एक बार उससे पूछ के तो देखो कि उसको क्या बनना है। एंड कंट्रोलिंग का अगर वहाँ पे पॉइंट आता है तो मुझे लगता है गिव योर चाइल्ड अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कि तुम्हारे पास इतना समय है अंटिल यू पास आउट, इसमें जो भी तुम करियर बनाना चाहते हो उसमें हमें दिखे तो कि तुम उसमें इतनी मेहनत कर सकते हो या नहीं। सो दैट विल मतलब यू विल हैव 1 or 2 years जो वेस्ट नहीं होंगे बिल्कुल भी आपके, तो वो 1-2 साल में आपको समझ में आ जाएगा कि आपका बच्चा ये कर सकता है या नहीं, उसमें ये कार्य करने की क्षमता है या मेहनत दिखती है या नहीं। मतलब दिस इज़ वॉट माई पेरेंट्स हैव डन टू मी। जब मैंने उनको बोला कि आई वॉन्ट टू मेक करियर इन दिस, उन्होंने मुझे 1 साल का समय दिया था कि यदि तुम 1 साल में इसमें कुछ भी अच्छा करो जो हमको लगता है कि अच्छा हो, ठीक है आज तो बहुत प्राउड फील करते होंगे। डेफिनेटली दे आर। तो वो 1 साल में मैंने पूरी मेहनत लगन से काम किया एंड आई प्रूव्ड इट दैट आई कैन मेक इट। बट अगर वो 1 साल में बर्बाद कर देती तो मुझे वही करना पड़ता जो वो कहते। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आपको आइडिया कैसे आया कि आप ये सब कंटेंट बनाओ गीता के ऊपर? इट वाज अ मतलब वेरी क्या स्ट्राइक था वो? इट वॉज अ वेरी सीमलेस प्रोसेस टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज कॉन्टेंट करना था मुझे ये क्लियर था, बिकॉज आई स्टार्टेड कॉन्टेंट व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड। तो मैं कथक परफॉर्मर भी हूँ, मतलब अब तो नहीं प्रैक्टिस कर पाती हूँ बट आई विश टू कंटिन्यू दैट। तो उस समय 9th स्टैंडर्ड में आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ अराउंड दिस एंड आई वॉज ऑलरेडी डूइंग शोज़ अक्रॉस स्टेट्स एंड कंट्री। तो उस समय वही था कि इसमें ही करियर बनाना है एंड स्टिल कॉन्टेंट वॉज अ पार्ट ऑफ इट एज ऑलवेज। बट इट डिडंट वर्कड आउट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि नहीं पता था स्ट्रैटेजीज़ क्या है, टेक्निक्स क्या है, सही डायरेक्शन क्या है, कोई मेंटर तो था नहीं उस समय तो 1 साल 1.5 साल वो किया। आई स्टिल मेड आई थिंक वी शॉट 150-200 वीडियोज़ ऑन दैट चैनल। इट डिडंट वर्कड आउट बट मैंने उससे बहुत सीखा कि क्या नहीं करना है, तो दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट इस जर्नी में। बट कंटेंट मेरे लिए बहुत स्ट्रैटेजिक कभी भी नहीं था कि हाँ ये कंटेंट बनाना है बिकॉज इट विल गेट अ लॉट ऑफ boom on the अब जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, बिकॉज एवरीबडी इज गेटिंग इनटू दिस टॉपिक बिकॉज इट वर्क्स। बट ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टेंटली वर्क करेगा। लेटर ऑन 12th स्टैंडर्ड में व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट, तो मैं बहुत सारी सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ा करती थी, विच आई अभी भी मैं करती हूँ ऑफकोर्स। तो आई हैव बीन अ एविड रीडर ऑफ दैट। तो वो पढ़ते पढ़ते एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये था कि जो भी मैं पढ़ूंगी मैं उसका कंटेंट बनाऊंगी। तो जब मेरे जीवन में मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना शुरू किया तो मैंने उसका कंटेंट बनाना शुरू किया। सो इट वाज नेवर स्ट्रेटेजिक कि हाँ यही बनाना है, स्पेसिफिकली यही करना है। मतलब बेसिकली जो आप लर्न कर रहे थे मैं उसको बता रही थी, रिलेटेड आपने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। दैट्स इट। और कोई मोटो नहीं था उसका कि हाँ ये चलेगा ये नहीं चलेगा, वो मैं अपने लिए कर रही थी। सोचा ही नहीं था मैंने, सोचा कि जो आप ये पढ़ रहे हो उसको बस डॉक्यूमेंट करो। एग्जैक्टली, हाँ, डॉक्यूमेंटेशन इज द राइट वर्ड फॉर दैट, कि मैं जो सीख रही हूँ वो मैं बताती चलूँ। तो वो वैसे ही शुरू हुआ एंड इट वर्कड और फिर मुझे इंटरेस्ट आने लगा। सो दैट्स हाउ दिस होल कंटेंट जर्नी स्टार्टेड। एक पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ, हाँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है या आप कह लो कि मेरा सोच है ये, कि ग्रेजुएशन तक एटलीस्ट, हाँ, मतलब आप कह लो कि एज अराउंड 20-21, हाँ, वहाँ तक एक पेरेंट को अपने बच्चे के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, हाँ, ठीक है। और करियर ऑप्शन की अगर बात करें ना, तो आजकल साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, हाँ, है ना, आप जानते हो इसको। हाँ, तो आप उससे डिसाइड कर सकते हो कि एक बच्चे का डायरेक्शन क्या जा रहा है, रादर कि आप अपना सोच एक बच्चे के ऊपर थोपो, है ना, आप उस टेस्ट से उसको लेके जाओ और बच्चे का डायरेक्शन जो आ रहा है उसमें फिर आप बेस्ट ऑप्शंस देखो। 2-3 ऑप्शन वहां भी निकलेंगे, फिर आपको लग रहा है कि हाँ आपके हिसाब से ये इज गुड, दिस इज गुड, दिस इज गुड, फिर आप उसको उधर की तरफ पुश करो या उसको जाने दो। आई अग्री टू दैट ऑन सर्टेन एक्सटेंट। बट जैसे मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि पहले तो ये टेस्ट नहीं होते थे, तब भी लोगों ने करियर बनाए तब देखो ना, तब अपने पास क्या था ना कि अपने पास लिमिटेड ऑप्शंस थे। हाँ, यू कैन से दैट, हाँ, टू अ सर्टेन एक्सटेंट। हाँ, स्कूल डेज में हम लोग को याद है अभी भी, हाँ, कि जब कोई नया टीचर आता था ना, वो पूछता था कि भैया तुम इंट्रोडक्शन दो, क्या राइट? बनना आपको चाहते याद? हो? हाँ, तो उसमें एक फेमस सवाल होता है, तुम्हारा नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, पापा करते क्या है, कितने भाई बहन हो, और तुम लाइफ में करना क्या चाहते हो। तो याद करो कितने प्रोफेशंस होते थे। एटलीस्ट 90s के किड के पास तो 4-5 होते थे। डॉक्टर,
इंजीनियर, हाँ सीए, IAS, हाँ सीए नहीं, आईएएस तो बहुत कम हम लोग के साइड होते हैं। Okay. वैसे तो बहुत पॉपुलर है अब तो बिहार में, हाँ, of course. लेकिन लोग पता नहीं डेयर नहीं करते थे, या तो मेरे स्कूल में ऐसे बच्चे नहीं थे, Okay. और एक टीचर एक प्रोफेशन होता था, हाँ, तो यही हाँ, 4-5 प्रोफेशंस होते थे। राइट लेकिन आजकल देखो ना आजकल कितने मल्टीपल I ऑप्शंस agree, हैं, हाँ, हाँ. है ना? आजकल छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, हाँ है ना? तो यूट्यूब भी एक करियर हो Career गया है, है, I और कई agree. बार पेरेंट्स भी अपने बच्चों को पुश करते हैं कि भाई तू ये कर। No, as soon as the kid is born, now they have Instagram accounts हाँ जी. on the day one. हाँ जी। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट दुनिया में सबसे ज्यादा है आज, आपके हिसाब से इसकी मेन वजह क्या हो सकती है? Same. नहीं। Don't have skill. अरे यार, at the end you have degree, but you don't have skill for it. चलो ठीक है, अगर आपको एक डिग्री से एक जॉब मिल भी जाती है, हाउ विल यू एक्सेल इन दैट जॉब? अगर आप एक ए पोजीशन पे हो अपनी जॉब में, यू डोंट वांट टू सेटल फॉर पोजीशन ए फॉर नेक्स्ट 10 years, राइट? गवर्नमेंट का कुछ रोल है इसमें? गवर्नमेंट का रोल, आप हर चीज गवर्नमेंट पे ब्लेम नहीं कर सकते. बिल्कुल सही बात है। सबसे देखो, मुझे तो इतना समझ में आता है कि अगर आप स्किलफुल हो तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। अरे गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि आपको जॉब ना मिले? थोड़ा तो लॉजिकल सोच सकते हैं हम लोग कि व्हाई वुड गवर्नमेंट वांट कि आपको जॉब ना मिले? दे आर लुकिंग फॉर स्किल्ड पीपल, स्किल्ड यूथ जो एक्चुअली में उस जॉब के काबिल हो। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है लेकिन किसी और को तो मिल रही है ना। दैट मीन्स दैट पर्सन इज बेटर स्किल्ड दैन यू, इज बेटर दैन यू। इवन अगर उसके पास भी आपके जैसी ही डिग्री है, बट मतलब that HR is hiring that Someone person else over apart from you, हाँ. that means that person has He's skilled. skill, right? Each and every person who is doing a job, even if not job, कोई आज बिजनेस भी शुरू करता है, कोई स्टार्टअप भी शुरू करता है, तो वो भी यही चाहेगा ना कि मैं भी ऐसे ही लोगों को हायर करूं जो इतने स्किल्ड हो, तभी तो उसका बिजनेस चलेगा। राइट। कई बार कहते हैं ना कि सबसे अच्छा सर्टिफिकेट जो होता है ना, हाँ. वो एक्सपीरियंस होता है। एग्जैक्टली हाँ, वो नहीं आएगा अगर आप सीखने को ही रेडी नहीं हो। तो हाउ विल आई, इवन आई, एनीवन, यू विल आल्सो हायर समवन? नहीं चाहिए ना। आजकल के यंग जनरेशन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये लोग रियल लाइफ से दूर जाते जा रहे हैं? टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली मतलब खुद को बस बिजी रख रहे हैं। बिजी रख रहे हैं, अरे बिजी होने और रखने में बहुत फर्क है। इंडीड दे आर डिस्ट्रैक्टेड एंड दैट्स व्हाई दे आर देयर, है ना। और जितने भी लोग मैसेज करते हैं ना ये कि वी आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड, हम लाइफ में फोकस नहीं है, हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, हमारा स्क्रीन टाइम 6 घंटे है ना। एंड दे आस्क माई स्क्रीन टाइम ऑल्सो कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है, ठीक है। एंड एट द एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दैट हैज़ मैसेज और यू नो कीप ऑन सेंडिंग मैसेजेस कि लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, फोकस नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। सो एट दी एंड कहीं ना कहीं फ़ोन इज़ समहाउ एन एडिक्शन नाउ डेज। एंड जैसे पहले के समय में है ना, अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स वर एडिक्शन, नाउ इन द न्यू एज फोन इज़ द बिगेस्ट एडिक्शन। फोन विथ अल्कोहल, सिगरेट्स एंड हाँ हाँ, वो तो ऐड ऑन हो गया जैसे हाँ, Right. वो अब ऐड ऑन हो गया, तो अब ये भी चार एक चांद नशा लग गया अब ये फोन। हाँ, ये भी एक नशा है। तो जैसे कल मैं वाराणसी में एक इवेंट में थी, दैट वाज नशा युक्त फॉर विकसित भारत, है ना। तो वो इवेंट ही इस पे था, तो वहाँ सब ड्रग्स, नशे, सिगरेट्स की बात हो रही थी। एंड समवन वाज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी प्लेइंग गेम्स ऑल द टाइम ऑन द फोन। आई एम लाइक ये भी तो एडिक्शन है, इसकी भी तो बात करो, ये तो सबसे बड़ा नशा है। और जानवी कहाँ डिस्ट्रैक्टेड है? मैं काम में डिस्ट्रैक्टेड हूँ टू बी ऑनेस्ट। एंड दिस इज़ व्हाट आई से टू पीपल कि अभी के समय में अगर आप फोकस नहीं हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आपको लग रहा है कि मेरा काम नहीं हो रहा है, तो एट दी एंड द प्रॉब्लम इज़ दैट आपके डिस्ट्रैक्शंस आपके गोल से ज़्यादा बड़े हैं। द मोमेंट दैट यू विल मेक योर गोल्स बिगर दैन योर डिस्ट्रैक्शंस, इट विल सॉल्व 99% ऑफ योर प्रॉब्लम्स। ये बहुत बड़ी बात कही छोटी सी चीज़ है, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्टेड है और हम रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि हम कहाँ डिस्ट्रैक्टेड है। एंड एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है पता है? अरे आज तो हमें टाइम ही नहीं मिला, आज तो हमारा कोई काम ही नहीं हुआ। यू हैड ध्यान टाइम, से देखोगे तो आपने कुछ किया ही नहीं है प्रोडक्टिव। आपने कुछ किया ही नहीं है प्रोडक्टिव। एंड you don't want to blame it to your phone or any sort of addiction कि मेरा समय तो उसमें जा रहा था। और बहुत लोगों को ये रियलाइज जब तक होता है तब तक वो इतनी आदत पड़ जाती है उस डोपामाइन को कंज्यूम करने की, दैट टू गेट आउट ऑफ दैट सर्कल इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मैं यही कहती हूँ कि अब उस सर्कल में आ गए हो तो प्लीज़ फाइंड समथिंग एल्स जो इससे ज़्यादा बड़ा पर्पस आपको सर्व करना है। तो इसके लिए आपको समय ही ना मिले, मतलब मिले थोड़ा बहुत समय मिले, बट पूरा समय आप अभी उसमें लगा रहे हो। तो अगर आप रील्स देखने में, स्क्रॉल करने में अगर एडिक्शन का उसका पार्ट बनते जा रहे हो तो फाइंड अ बिगर पर्पस, तो ये अपने आप छूट जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि ये जो टीनेजर्स हैं या जेनजीज हैं, ये दूसरों के लाइफ को जब ये कैमरा पे देखते हैं, आई मीन सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो उनके मन में भी फोमो क्रिएट होता है?
डेफिनेटली होता है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? फोमो ऐसे क्रिएट होता है कि आई हैव कंट्रोल दैट व्हाट आई वांट टू शो यू, है ना। अगर मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है एंड आई विल पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया, तो और 4 लोग उससे जलेंगे, तो मुझे वो करने में बड़ा मजा आएगा। तो एक This is बच्चा the खुद को कैसे mentality. रोक सकता है इस चीज से, क्योंकि ये तो एक अच्छी आदत नहीं हुई, राइट? ये तो अच्छी आदत नहीं, आई एग्री। एंड इसमें पता है क्या हो रहा है, दैट हम सोशल मीडिया पे देख देख के हमारे पेरेंट्स पे प्रेशर डाल रहे हैं कि देखो उसके पास ये है तो मुझे भी ये चाहिए। एंड स्पेशली दीज यंग किड्स हु आर ग्लूड टू देयर फोन, उनके मन में ये बहुत है कि उसकी लाइफ ऐसी है तो हमारी लाइफ भी ऐसी ही होनी चाहिए। जैसे हम पहले करते थे, किसी के पास कोई खिलौना देखा हाँ, तो तो हमें भी चाहिए। तो आज तो बहुत कुछ दिख रहा है हमको तो खिलौनों अब के साथ आज में। तो बहुत बड़ी चीजें हैं, तो हम तो बहुत छोटी चीजों की डिमांड करते थे। हमारे अंदर वो नहीं था ना कि उसके पास ये है तो रिमोट हमारे वाले पास कार, रिमोट वाले कार्स तो बहुत, माउस फिर भी और वो फिर भी बंदूक। बहुत पुराना हो गया। आईफोन्स है ना, वॉचेस, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, ये मॉडर्न एज वाली चीज़ है, ये मॉडर्न एज के टॉयज है ना। तो वो देख के मतलब द थिंग्स विच आर एक्सपेंसिव एंड एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट, है ना। तो वो एक कंपैरिजन आ रहा है कहीं ना कहीं। एंड वंस यू ग्रो टू 15, 16, 20, 25 वाले एज पे, तब फिर आता है कि घर, बंगला, गाड़ी, पैसा, फिर ये वाली चीज़ें आती हैं। सो द पीपल हु आर नॉट अर्निंग, दे आर प्रेशराइजिंग देयर पेरेंट्स कि वो तो पार्टी करने जा रहा है तो मुझे भी जाना है, तो मुझे भी आप इतना खर्चा दो हर दिन का, हर महीने का। एंड दिस इज नॉट अ गुड वे। आजकल एक ना कॉमन लाइन सुनने को मिलता है, हाँ. जब मुझे पाल ही नहीं सकते थे हाँ, तो पैदा क्यों किया? दिस इज सो रॉन्ग। ये ना सुन के ना दिमाग खराब हो जाता है। एनी पेरेंट वुड फील, मतलब that will be the most terrifying thing that a parent can hear, है ना, कि सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ आप दिखावे मात्र के लिए अपने पेरेंट्स से मांग रहे हो, एंड नाउ यू से दिस लाइन टू देम। सो जस्ट थिंक ऑफ इट कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। दे हैव ब्रॉट यू इन दिस लाइफ टू सर्व अ बिगर पर्पस। ये छोटी छोटी चीज़ों करने के लिए उन्होंने आपको जन्म नहीं दिया है, बिकॉज समहाउ दे सी यू एज कि अब आपको फैमिली को आगे लेके जाना है, सो प्लीज़ सर्व अ बेटर पर्पस, हैव अ बिगर पर्पस इन लाइफ। ये छोटी छोटी चीज़ें में आपको लगता है कि बहुत खुशियाँ हैं, तो अर्न इट एंड हैव एन्जॉय इट। उसके लिए माता पिता को प्रेशर करने की क्या ज़रूरत है? एंड पीपल हु अर्न इट, मतलब पीपल हु आर अर्निंग एंड वो ऐसे स्पेंड करते हैं, मतलब वो अगर इतना कमा रहे हैं ना, तो वो सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए इतना स्पेंड करेंगे जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू मेंटेन द स्टेटस। तो ये भी सही नहीं है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। कल परसों की बात है, मेरी मेड मेरे को कह रही थी कि भैया आपके पास कोई आईफोन है क्या, आप मुझे दे सकते हो? ठीक है, मैंने कहा क्या करना है जी तुमको आईफोन का? और वो छोटा वो टीटी वाला फ़ोन चलाती है, 1 2 3 4 वाला कीपैड वाला फ़ोन, है ना। उसने कहा कि मेरी बेटी बहुत परेशान कर रही है, 7th क्लास में है वो अभी, और कह रही कि मेरे को आईफोन ला के दो। भैया मैं कहाँ से ला के दूँ उसको आईफोन? तो आपके पास कोई पुराना है तो आप मेरे को दे सकते हैं, मैं उसके पैसे भी दे दूंगी आपको। आप मेरे तनख्वाह से काट लेना उसको। दिस इज व्हाट द प्रेशर इज। मतलब अब एज अ किड वी आर प्रेशरिंग आवर पेरेंट्स लाइक दिस जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ वो थोड़े टाइम का स्टेटस मेंटेन करने के लिए। अगर आप आज आईफोन 15 किसी से ले भी लो, एज यू सेड, वो कल 17 ले लेगा, फिर क्या करोगे ना? फिर आप वही साइकिल पे आ जाओगे। सो दिस इज नॉट। तो आईफोन 15 का आपका लोन चुकता नहीं हुआ है? हाँ, अभी तो वही लोन नहीं खत्म हुआ and you are thinking of taking 16 and 17. So I think this is not the right path to follow. Have a better purpose in life instead. लोग ये रियलाइज़ नहीं कर रहे, बट स्क्रीन टाइम की वजह से ना लोगों का मेंटल और इमोशनल हेल्थ बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है। इसको कैसे सॉल्व कर सकता है एक बच्चा? थोड़ी बच्चे की भी जिम्मेदारी और थोड़ी माता पिता की भी जिम्मेदारी है। आई थिंक सी स्क्रीन टाइम कहाँ जा रहा है बहुत मैटर करता है। सो मोस्ट ऑफ अस आर माइंडलेसली स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया, है ना, एंड हम रियलाइज़ नहीं कर रहे कि हम क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। इवन आर डे एंड्स विथ एंड स्टार्ट्स विथ फोन एंड रील्स स्पेसिफिकली, है ना। तो हमें लगता है कि दिस इज़ इंस्टेंट डोपामीन, बट यू आर नॉट रियलाइजिंग कि आप क्या कंटेंट देख के सो रहे हो, है ना, और क्या दिमाग में वो प्रोसेस होगा। योर ब्रेन विल नॉट स्टॉप वर्किंग। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि एटलीस्ट कीप फोन असाइड 1 hour बिफोर यू गो टू बेड। टेक्निकली 2 hours, बट एटलीस्ट 1 hour पे तो आ जाओ। हाफ एन आवर से शुरू करो, है ना, क्योंकि एट द एंड यू आर नॉट रियलाइजिंग, बट इतना कंटेंट देखने के बाद यू थिंक कि अब मैं सो रहा हूँ तो मेरा दिमाग भी सो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। योर ब्रेन कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट दैट एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स यू विल रियलाइज कि आपको सपने भी वैसे ही दिखेंगे, आपके थॉट्स भी वैसे ही वायर होने लगेंगे, क्योंकि आप जो इनपुट ले रहे हो वही तो आउटपुट होगा ना। एग्जैक्टली, जस्ट लाइक दैट प्रिंटर, दैट व्हाटएवर फाइल यू आर पुटिंग इट, वो वही बाहर आएगा, राइट। सो इट्स बेटर यू फीड समथिंग बेटर
at the end of the day and at the start of the day also. तो आपके हिसाब से बेस्ट टाइम क्या है फ़ोन यूज़ करने का? फोन यूज करने का कोई बेस्ट टाइम नहीं होता आई थिंक. नहीं, बट सोने से पहले तो नहीं यूज़ करना चाहिए. सोने से मेरे पहले हिसाब नहीं यूज से, करना और सुबह चाहिए उठ के एंड यू शुड नहीं नॉट डू use द करना चाहिए. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. बट बेस्ट टाइम यही है कि थोड़ा काम से यूज करो उसको, है ना. और पता है एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस मैंने सुना है कि अगर आपको फोन चलाना ही है ना, तो आप दिन में वो घंटा डिसाइड कर लो. लेट्स सपोज कि अभी आपका 6-7 घंटा चल रहा है, ठीक है, और आपको पता भी नहीं चल रहा है, आप ओवर यूज कर रहे हो, तो आप डिसाइड करो कि दोपहर के 2 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, चलो 3 घंटे ले लो आप, जितना फोन जितना देखना I देखो, agree. लेकिन उसके बाद फिर वो फोन हाथ में नहीं होना चाहिए. आई एग्री. ये टाइम डिसाइड कर लो ना कि इस बीच में तो मैं कुछ और करूंगा ही नहीं, कि 2 से 5 मुझे सिर्फ फोन देखना है, तो देखो फोन जितना देखना है, लेकिन फिर 2 से पहले भी काम करो जो आपका काम है, पढ़ाई है, और 5 जो के भी बाद भी है, काम और 5 के बाद भी वो कंटिन्यू करो. तो ये बीच बीच में सेशंस मत लो, इट विल हार्म. आजकल के जेनजीज पे करियर, लाइफस्टाइल, डेटिंग और शादी जैसे टॉपिक्स पे पेरेंट्स का काफ़ी प्रेशर होता है. आपके हिसाब से इसका संबंध गीता से कैसे हो सकता है? यू नो प्रेशर है, तो मुझे लगता है कि इस बात का प्रेशर, खर्चा माता पिता उठा रहे हैं, है ना, सारी ज़रूरतें माता पिता पूरी कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको प्रेशर किस चीज़ का है? प्रेशर सिर्फ पढ़ाई अच्छा करने का होना चाहिए, है ना, या करियर पे ध्यान देने का होना चाहिए. सो लॉट ऑफ पीपल हु यू नो टॉक अबाउट दिस कि पढ़ाई का बहुत प्रेशर है ना, जॉब का बहुत प्रेशर है. सो यू हैव बीन प्रोवाइडेड बाय एवरीथिंग, यू जस्ट नॉट रियलाइजिंग इट कि मुझे प्रेशर किस चीज़ का लेना चाहिए या किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए. सो आई थिंक बिल्ड अ गुड करियर वट एवर यू हैव चूजन इन योर लाइफ, तो उसमें मेहनत डालो, है ना, बिकॉज एट द एंड यू से कि इसमें करियर नहीं बन रहा है या नहीं हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, तो मन लगाओ. इफ़ यू हैव चूजन अ पाथ देन मन लगाना पड़ेगा. सही बात. शादी तो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, आई फील आई एम टू यंग टू टॉक अबाउट इट ऑल्सो. बट आई थिंक एक सही समय होता है जो आपको लगता है कि हाँ मुझे इस समय तक कर लेनी चाहिए, और मुझे लगता है वही सही समय होता भी है. बट हाँ, एक लिमिट फिर भी होना चाहिए. यदि हम अगर पेरेंट्स के यू नो थोड़ा दृष्टिकोण से भी बात करें, दैट दे थिंक कि हाँ दिस इज़ द सर्टेन राइट एज, एंड व्हाट आई सी अराउंड यू नो पीपल ऑल्सो नाउ, तो मुझे लगता है कि बिलो 30 इफ़ यू मतलब अबव 30 नहीं करना चाहिए, बिलो 30 कर लेना चाहिए. मतलब दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, इट कैन चेंज. यू माइट थिंक 35 पे करना चाहिए, डू इट ऑन 35 इफ़ यू फील दैट इज़ राइट. बट इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ बैलेंस कि मुझे, और अगर सोसाइटी भी एक्सेप्ट करे और माता पिता को भी वो एक्सेप्टेबल हो, तो आई थिंक 30 बिलो 30 यू शुड, मतलब बिफोर 30 यू शुड, आई थिंक एटलीस्ट बिफोर 30, एंड आफ्टर जो भी आप डिसाइड करो. है ना, गीता में इसका क्या ही समाधान होगा, क्योंकि गीता डजंट टॉक्स अबाउट ऑल ऑफ दिस, बट इट टॉक्स अबाउट राइट टाइमिंग ऑफ कोर्स. तो स्पेसिफिकली शादी के लिए तो कुछ नहीं लिखा है, बट हाँ इट डज टॉक अबाउट राइट टाइमिंग एंड राइट पर्सन ऑफ कोर्स. एक वो कंसेप्ट होता है ना 20-40-60 वाला, याद है आपको? 20-40-60 तक आपको ब्रह्मचर्य रहना होता है. हाँ, वो आश्रम वाइज डिवाइड हाँ, होगा हाँ, फिर, बट दैट इज मतलब कह सकते हैं एक पार्ट आता है, बट उसके लिए फिर बहुत अलग चीज़ें भी है. बट हाँ मतलब वो यही है कि एटलीस्ट फर्स्ट 20-25 ईयर्स ऑफ लाइफ शुड बी ऑफ ब्रह्मचर्य. फिर एक समय आता है जहाँ आप गृहस्थ का जीवन जीते हैं, दैट इज यू गेट मैरिड. 20 to 40. या 20 to 40 एवरेज. अब तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ऊपर नीचे हो गया है, क्योंकि हम बहुत अलग जीवन जी रहे हैं. एंड आफ्टर दैट शुड बी अ टाइम जहाँ पे आप ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में गए, और फिर गृहस्थ से एक समय आता है वानप्रस्थ की ओर जाने का. एंड मतलब ये दो चीज़ें आती है इसमें अगेन. तो ये 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ है दैट यू शुड फॉलो, एंड यू कैन ऑल्सो स्किप, इट डिपेंड्स ऑन यू. बट हाँ, ब्रह्मचर्य से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी, आपको करनी ही चाहिए टू बी ऑनेस्ट. भले ही आप गृहस्थ जीवन स्किप भी कर दे, तो फिर एक समय बाद आफ्टर 50-55 यू शुड थिंक ऑफ लीविंग ऑल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीविंग नहीं, कंप्लीटिंग ऑल ऑफ दिस एंड लिव अ बेटर लाइफ. आजकल LGBTQ कम्युनिटी को लेके ना अवेयरनेस तो बढ़ रही है, लेकिन एक्सेप्टेंस काफ़ी जगह पे अभी भी नहीं है. आपके हिसाब से इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? See, I see a problem here is that LGBTQ, जैसे बहुत बार मेरे पास प्रश्न भी आता है कि जैसे बिकॉज आई क्रिएट वॉन्डेड अराउंड स्पिरिचुअलिटी एंड सनातन धर्म अलॉट, तो जैसे मेरे पास प्रश्न ये आता है कि सनातन धर्म LGBTQ के बारे में क्या कहता है. दिस इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, है ना. तो मैं ये कहती हूँ कि LGBTQ इज़ you know a sort of mental sickness for me. This is a personal opinion. ठीक है. और फिर बात जब धर्म की आती है, तो LGBTQ में से आप T हटा दीजिए, that is acceptable, राइट. क्योंकि महाभारत में भी अगर आप देखेंगे तो शिखंडी जी का वर्णन है, हु वॉज अ ट्रांसजेंडर, हु वॉज नेचुरली
लाइक दैट. तो यदि प्रकृति ने ही, ईश्वर ने ही किसी को ऐसा बनाया है, दैट देन यू शुड एक्सेप्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक दिस इज़ अ मेंटल सिकनेस. आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट लाइक दैट, क्योंकि हमारी संस्कृति में तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है. और क्यों ये पश्चिमी संस्कृति हमारे यहाँ आई, इन्फ्लुएंस कर रही है. आई थिंक देयर आर 2 रीजंस. फर्स्ट इज दैट हमारे देश में हम ईश्वर की प्राप्ति की बात करते हैं, सिर्फ शरीर के भोग की प्राप्ति की बात नहीं करते हैं. वेयर यू सी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, satisfying each other is the only motive at the end. ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता. ये भी है तो वो भी है. तो ईश्वर की प्राप्ति और उसका स्मरण भी उतना ही आवश्यक है जितना टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ लाइफ ये है. जस्ट बिकॉज सोसाइटी इज एक्सेप्टिंग LGBTQ, आई कैन नॉट. वी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड एंड पीपल आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस, क्योंकि हम वंश खत्म करना चाहते हैं. बिकॉज हमें पता है इससे वंश तो आगे नहीं बढ़ेगा. तो हमारी संस्कृति में तो वंश आगे बढ़ाना बहुत बड़ा कार्य है और होना भी चाहिए. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें वंश को आगे नहीं बढ़ने देंगी एंड इट विल समहाउ डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरीथिंग. तो ये 2 फैक्टर्स हैं. विदाउट बीइंग स्पिरिचुअल एक जंजी सनातन धर्म को कैसे समझ सकता है? तो आवश्यकता नहीं है कि आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा तभी आप सनातन धर्म को समझ सकते हैं, बट यू नीड टू बी इनफ क्यूरियस एट लीस्ट. तो वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना. क्योंकि आई डोंट थिंक इससे कोई ज़्यादा प्रॉपर लेंस दैट यू कैन हैव. कि क्यूरियोसिटी होगी तो आप समझ भी अच्छे से पाएंगे. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट यू कैन क्वेश्चन. क्योंकि कई बार होता है कि हाँ, हम जीवन में आध्यात्मिक होते हैं, हम जीवन में बहुत ऑलरेडी जो कर्म कांड है उसको फॉलो कर रहे होते हैं, तो वहाँ प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं. बट व्हेन यू आर एक्चुअली क्यूरियस एंड इवन इफ़ यू आर स्पिरिचुअल एंड क्यूरियस, अगर आप दोनों ही हैं तो हमेशा वो क्वेश्चंस पूछने वाला फेज़ आपके जीवन से कभी जाएगा नहीं. सो इवन इफ़ यू आर नॉट स्पिरिचुअल, यू कैन अंडरस्टैंड सनातन धर्म. एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट एट अ बेटर लेवल यू कैन अंडरस्टैंड इट, क्योंकि एक broader perspective आपके सामने होता है and you ask more questions than maybe a spiritual person might not ask that. He can agree that कि हाँ ये ऐसा ही होता होगा, but if I am curious enough कि ये ऐसा क्यों होता होगा, so that will definitely open a broader lens, in a broader picture in front of you. So I think even if you are not spiritual, you can definitely learn about it. Okay. देखो, आपने ठीक कहा कि अगर कोई बच्चा क्यूरियस है तो वो फिगर आउट कर लेगा, है ना. बट मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ कि एक इंसान क्यूरियस भी कैसे होगा? उसके लिए हम लोग कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं या कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिर्फ एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बहुत अलग अलग फैक्टर्स हैं. सबसे पहले क्योंकि फाउंडेशनल एजुकेशन सबसे पहले माता पिता से आती है, तो बहुत लोगों के पास तो ये प्रिविलेज होता है कि वो एक एनवायरनमेंट ऑलरेडी घर में दिया हुआ हो. जैसे अभी हम ऑफ कैमरा में, मैं जब आपके टीम मेंबर से बात कर रही थी तो हम यही बात कर रहे थे कि ही हैड दैट प्रिविलेज, दैट वो एक ऐसी फैमिली से आते हैं जो ऑलरेडी इन चीज़ों में है. सो एज सून एज ही वॉज बॉर्न, ही believed in everything. He had that faith established already. But जैसे मेरे घर में इतना environment नहीं था. Everyone was a believer to a certain extent कि हाँ करना है, but इतनी in depth environment कभी नहीं दी गई थी. तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक opposite एक opposition एक फैक्टर था कि नहीं, मुझे ये चीज़ें नहीं माननी है. एंड इसी में आप एक और फैक्टर देखोगे कि क्योंकि मेरे आसपास का पीयर ऐसा था, तो इट वाज वेरी कूल टू नॉट टू बी इनटू दीज थिंग्स. तो ऐसा हम समझते थे कि इसको डिसरिस्पेक्ट करना या ना मानना इन चीज़ों में इज़ वेरी कूल, विच वाज अ रॉन्ग नोशन, विच इज़ अ रॉन्ग पर्सपेक्टिव. तो एक पीयर का भी एक ग्रुप आपके कहीं ना कहीं जीवन में आता है, तो वो भी बहुत प्रभाव डालता है. माता पिता बहुत प्रभाव डालते हैं. और फिर समाज में अब तो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, बीट बॉलीवुड और एनी अदर मीडिया इंडस्ट्री. तो ये जितना डिजिटल मीडिया है वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट हो रहा है. दोनों साइड से नैरेटिव सेट हो रहा है. मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ वो नेगेटिव नैरेटिव सेट हो रहा है, एक पॉजिटिव नैरेटिव भी सेट हो रहा है. पर बहुत बार हम नेगेटिव चीज़ों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो वो भी एक फैक्टर है. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं या तो आपको क्यूरियोसिटी की तरफ लेके जाएंगी, या तो जितनी बची कुची उसको भी ख़त्म कर देंगी. क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि ये धर्म तो अंधभक्ति और अंधविश्वास का है, जैसे अभी हम रास्ते में भी बात कर रहे थे है ना, कि ये धर्म का जो नाश करने में लगे हुए हैं लोग, ये कहीं ना कहीं फिर हमें लगता है कि नहीं, ये तो इलॉजिकल है, ये धर्म तो ऐसे ही काम करता है, इसमें तो ऐसा ही होता होगा, विदाउट इवन रीडिंग इट, विदाउट इवन नोइंग इट. तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. ऐसा एज अ पेरेंट आई थिंक पहले तो आप वो इन्वायरमेंट देना शुरू करें. इफ़ नॉट, प्लीज़ चेक व्हाट प्योर एंड व्हाट
यू नो व्हाट, मतलब वो उनके आसपास लोग कैसे हैं, वो उनकी क्या विचारधारा है, तो वो आइडेंटिफाई हो, तो वो क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगी या तो ख़त्म हो जाएगी। गवर्नमेंट का भी कोई रोल है इसमें, या उनको कुछ एक्शन लेना चाहिए? इस स्तर पे आके वो कैसे एक्शन लेंगे? तो नहीं, जैसे हम अपने रेगुलर एजुकेशन में इसको हाँ इम्प्लीमेंट कर डेफिनेटली सकते वो हैं। करना चाहिए, हाँ एट अ वाइडर पर्सपेक्टिव वो करना आप चाहिए डेफिनेटली। इंडोनेशिया, थाईलैंड की अगर बात I करो agree, तो वहाँ हाँ। के टेक्स्ट बुक मतलब है में बच्चों है, हाँ बिल्कुल है। बच्चों को सिखाया जा रहा है। हाँ, तो बहुत समय लग गया मतलब गवर्नमेंट को भी ये चीज़ आई थिंक रियलाइज़ करने में, एंड फिर बहुत अलग अलग सिस्टम्स में काम हुआ है। तो अब जो सिस्टम में शिफ्ट है, जो भी देश में अभी जो जो भी नैरेटिव्स हैं, अब वो इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि हाँ एजुकेशन सिस्टम शुड हैव दीज थिंग्स। जैसे आज सुबह ही मैं न्यूज़ पढ़ रही थी कि जैसे हरियाणा में स्पेसिफिकली सभी स्कूलों में शुरुआत अब गीता के श्लोक से होगी, आज का ही न्यूज़ है। तो नाउ दे आर वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, सो आई थिंक इट्स स्टिल नॉट टू लेट, अभी भी बहुत समय है हमारे पास में। बट हाँ, और पहले होता तो और अच्छा होता, बट ठीक है कोई बात नहीं। और अभी एनसीईआरटी में कुछ जो मुगल्स वाले चैप्टर है, जो उसका नैरेटिव है, जो उनको बहुत वीर दिखाया गया है, वो अब चेंज होके ये दिखाया गया है कि हमारे इतिहास में भी बहुत सारे अच्छे वीर वीरांगना रहे हैं, तो उनका इतिहास अब ऐड किया गया है। तो अब ये नैरेटिव कहीं ना कहीं सेट हो रहा है, बट पहले कुछ पिछले दशकों में तो ऐसा नहीं था। तो हाँ, इन दैट टर्म्स आई थिंक गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। हाँ, मतलब और अच्छा कर सकते हैं ऑफकोर्स, तो ऑफकोर्स दे आर मस्ट बी प्लानिंग समथिंग मोर दैन दिस। भगवत गीता और इस तरह के पुराण और धर्म की चीज़ें ना बहुत लोग पढ़ना चाहते हैं, बट समहाउ नहीं पढ़ पाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने 2-3 बार कोशिश करी, बट समहाउ हम लोग नहीं पढ़ पाए। कितनी बार कोशिश करी? आई गेस 2-3 बार मैंने कोशिश करी, और अभी भी मेरे बुक सेल्फ पे रखी हुई हैं चीज़ें, ठीक है, लेकिन वो हिम्मत कभी नहीं बन पाया कि मैं उसको वापस से स्टार्ट करूं। तो एक इजी वे आउट क्या है कि एक इंसान इसको पढ़ना शुरू करे? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि तो चॉइस ऑफ सिलेक्शन गलत हो जाता है ना, बहुत भारी चीज़ पहले ही उठा लेते हैं, तो जितना इंटरेस्ट बिल्डअप होना भी चाहिए वो भी वहीं मर जाता है, ठीक है। तो सिंपल चीज़ें उठाइए, जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक्स, बहुत बेसिक्स से शुरू करने की आवश्यकता है, क्योंकि धर्म है क्या यही नहीं पता है। तो फिर जब धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, फिर उसमें सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर उपदेश पढ़ेंगे, तो वो सर के ऊपर से जाना ही जाना है। और फिर भाषा बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है, क्योंकि वी आर इन दैट एज कि इतनी हिंदी भी नहीं आती है, जो कि बड़ी शर्म की बात है। इतनी हिंदी भी नहीं आती है हमें कि हम उसको समझ पाए, क्योंकि वही लगता है कि तो कितनी कठिन हिंदी में लिखा हुआ है, और पर्सपेक्टिव पहले यही बन गया कि तो संस्कृत में ही लिखा होगा। नहीं, इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी हैं, हिंदी ट्रांसलेशंस भी है, और जिस भाषा में आप सोच सकते हैं, उन सब भाषाओं में अधिकतर जितने ग्रंथ हैं वो उपस्थित हैं, वो हमने पढ़ के नहीं देखे हैं बस। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब भी आप मतलब रीराइट करते हो किसी भी बुक को, तो उसका लैंग्वेज और वर्जन चेंज हो जाता है? टू अ सर्टेन एक्सटेंट हाँ, पर ऑप्शन है कोई और? ऑप्शन भी तो नहीं है ना। दैट इज़ द बेस्ट अवेलेबल थिंग, एटलीस्ट रीड इट। ये तो आप नहीं सुधार सकते, ये तो हो गया, पर जितना पढ़ के समझ सकते हैं एटलीस्ट उतना तो पढ़ें। अब इस कारण से उतना भी नहीं पढ़ेंगे तो ये तो और गलत है। Right. तो हाँ, टू अ सर्टेन एक्सटेंट बदल जाता है, पर बहुत सारे ऐसे पुस्तक हैं, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं या पब्लिकेशंस है जिसमें कुछ भी नहीं बदला है, या बदला भी है तो उतना नहीं बदला है। तो बहुत सारे एडिशंस आते हैं, तो एडिशंस में कमी नहीं है, आपको सही एडिशन ढूंढने की ज़रूरत है। एंड टू स्टार्ट विद अ बेसिक थिंग, तो पहले ही जाके सबसे पहले कोई शास्त्र उठा लेंगे, कोई उपनिषद उठा लेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो कहाँ से शुरू करना चाहिए हमें? देखिए, सनातन धर्म को अगर पढ़ना शुरू करना है तो सबसे पहले आप इतिहास ग्रंथ से शुरू करिए। तो इतिहास की जब समझ होगी तो बेसिक्स की समझ अपने आप आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि धर्म के एटलीस्ट बेसिक्स क्या है। तो वो महाभारत और रामायण हो गए, जो 2 इतिहास ग्रंथ हैं, और श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि महाभारत का ही अंश है तो मैं उसको अलग से नहीं काउंट करवाऊंगी, वो उसी में आ गया। तो महाभारत का ही अंश है श्रीमद् भगवद गीता और रामायण। इतिहास हमारा इतना ही है, मतलब इतना ही बहुत विशाल है, तो इसको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। तो आपको धर्म की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, और इतिहास तो वैसे भी विशेष रूप से पढ़ना ही चाहिए। इसके बाद आता है कि क्या पढ़ना चाहिए, तो अब थोड़ा इतिहास से सिद्धांत की तरफ बढ़ेंगे, जो प्रिंसिपल्स हैं। तो उपनिषद पढ़ने चाहिए। तो सनातन धर्म में 108 उपनिषद हैं, पर मुख्य रूप से प्रिंसिपल उपनिषद जिसको हम कहते हैं वो 11 ही हैं, और शंकराचार्य जी का भी भाष्य 11 उपनिषदों का ही है। चिन्मयानंद जी का भी 11 उपनिषद में ही उनका एक पूरा कलेक्शन है। और भी जितने भी आप ट्रांसलेशंस या ऑथर्स देखोगे, मुख्य विशेष रूप से 11 उपनिषदों को ही माना गया है कि ये तो आपको एटलीस्ट पढ़ने चाहिए।
इसके बाद जब सिद्धांतों की बात हो गई तो अब आते हैं शास्त्र कौन से पढ़ने चाहिए। जैसे हम बात करते हैं ना कि शास्त्र पढ़ने चाहिए, शास्त्रों में ये लिखा है, पर ये शास्त्र है क्या। तो शास्त्र में 6 शास्त्र होते हैं जिसको हम षट दर्शन कहते हैं, जिसमें योग, न्याय, सांख्य, वैशेषिक, ब्रह्मसूत्र, इस तरह के दर्शन शास्त्र हैं। दर्शन मतलब दर्पण, या मतलब जिसको हम कहेंगे एक विजन जिसके दर्शन हो सकते हैं, और शास्त्र मतलब कि फ़िलॉसफी। तो दर्शन शास्त्र मतलब फ़िलॉसफिकल शास्त्र जो आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देंगे ईश्वर का, संसार का, योग का, न्याय का, वैशेषिक का, ब्रह्म का, जो संसार में प्रकृति, पुरुष, ईश्वर, उपदेश, उद्देश्य, कर्म, कांड, पाप, पुण्य, ये सब जितना है, जितना सिद्धांत है सनातन धर्म में, इसको एट अ डीपर लेवल समझने के लिए हम ये शास्त्र पढ़ते हैं। फिर आते हैं वेद, लेकिन वेद पढ़ना सीधा वेद नहीं पढ़ते, वेद के लिए वेदांग पढ़ने पड़ते हैं। तो वेदांग में क्या होता है कि वेदांग मतलब वेदों को पढ़ने का तरीका, कि अगर आपको वेद पढ़ने हैं तो उसका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है विच हैज़ ज्योतिष, जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी आता है, फिर आता है निरुक्त, छंद, ऐसे कर करके उसमें मतलब और उसमें भी क्लासिफिकेशन है कि आप ये वेदांग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा अब वेद पढ़ने कैसे हैं। तो उसको पढ़ने की जो विद्या है उसको हम वेदांग कहते हैं। और फिर ऋग, यजुर, साम, अथर्व वेद हमारे वेद होते हैं। तो दिस इज़ द होल सिलेबस ऑफ। ओके, कोई वीडियो आप रिकमेंड करना चाहोगे? क्या ये एक ईजी फॉर्मेट नहीं होगा? ऑनेस्टली बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है ना कि एक सोर्स हो जहाँ पे ये सब कुछ अवेलेबल हो, ऐसा नहीं है। तो वीडियो फॉर्मेट में देख सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है, पर एक ही लोगों का सब कुछ अवेलेबल नहीं है ना। अगर मैं किसी से उपनिषद पढ़ बिट्स रही एंड हूँ, पीसेस में, बिट्स एंड पीसेस में है, बहुत अलग अलग लोगों में है ना। अब जैसे अगर मैं उपनिषद पढ़ रही हूँ तो हाँ उनके उपनिषद हैं सारे, पर अब मुझे उनसे ही अगर मैं सोचूँ कि मुझे वेदांत पढ़ना है तो वो नहीं है अवेलेबल, उतना कालखंड था ही नहीं उनका, तो कहाँ से मिलेगा। और बहुत अलग अलग क्लासिफिकेशंस है, बट डेफिनेटली बिट्स एंड पीसेस में थोड़ा रिसर्च करेंगे और जैसे जैसे आप पढ़ते चलेंगे आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है कि हाँ क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही समझा रहा है, कौन गलत समझा रहा है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आप थोड़ी खुद भी डेवलप कर लेते हैं। तो बिट्स एंड पीसेस में भी आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी पर्सनल रिसर्च। मैं बता दूं कि हाँ ये वीडियो देख लो या ये प्लेलिस्ट देख लो और आपको नहीं समझ में आया तो ये बहुत अलग अलग चीज़ें। और फिर बहुत अलग अलग फ़िलासफ़ीज़ है, कोई शंकराचार्य जी को पढ़ना चाहता है, कोई चिन्मयानंद जी को पढ़ना चाहता है, कोई किसी और को पढ़ना चाहता है। तो ये भी एक फ्रीडम है ना, आपको चॉइस है कि आपको कौन सा अद्वैत पढ़ना है, द्वैत पढ़ना है, तो ये भी एक चॉइस है। तो इसलिए ये बहुत इंडिविजुअल जर्नी है, तो मैं ऐसे डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करूँगी। हाँ मैं जो पढ़ती हूँ मैं बता सकती हूँ। क्या पढ़ते हो आप बताओ? तो हर चीज़ में अलग अलग है, मतलब जो मैं ऑथर्स या आपने जब पब्लिकेशन शुरू की थी तो कैसे करी थी ये पूछ तो रहा हूँ मैंने श्रीमद् भगवद गीता से शुरू किया था। तो मैंने श्रीमद् भगवद गीता के बहुत अलग अलग ट्रांसलेशंस पढ़े। मैंने प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन पढ़ा पहले, उसके बाद मैंने गीता प्रेस का ट्रांसलेशन पढ़ा, यथार्थ रूप में गीता आती है वो पढ़ी, उसके बाद में सत्याव्रत जी की गीता पढ़ी, स्वामी समर्पणानंद जी की गीता पढ़ी। तो ये बहुत सारे अलग अलग ट्रांसलेशंस एंड ऑथर्स है जिसको मैं साइमल्टेनियसली रीड करते गई। तो एक वो बहुत एक इंडिविजुअल जर्नी है। एंड फिर आई डिसाइडेड कि अच्छा मुझे इसको फॉलो करना है या अच्छा आई फॉलो दिस पर्टिकुलर फिलॉसफी। तो फिर वो कंटिन्यूएशन में और भी चीज़ें पढ़ती गई मैं। फिर जब महाभारत रामायण में भी जैसे आई पर्सनली रिकमेंड कि गीता प्रेस आप पढ़ सकते हैं, महाभारत और रामायण दोनों ही। और फिर गीता प्रेस तो पढ़नी चाहिए, और उसके बाद में गीता प्रेस अगर आप पढ़ चुके हैं तो क्रिटिकल एडिशन पढ़िए। तो क्रिटिकल एडिशन भी बहुत अलग अलग वॉल्यूम्स में आता है। सो इट्स अ वेरी बिग स्टडी, इट टेक्स ईयर्स, इवन आई हैव नॉट कंप्लीटेड इट। तो वो ऑथर्स एंड पब्लिकेशंस है अलग अलग, कौन सा ट्रांसलेशन पढ़ना चाहिए, बट अगेन एट अ वेरी इंडिविजुअल बेसिस। एक गुरु का क्या रोल है इसमें? गुरु का तो विशेष रूप से बहुत बड़ा रोल है। गुरु बिना क्योंकि कथावाचक बहुत सारे हैं, हाँ है ना, और बहुत तरह के मीम्स भी आजकल इंटरनेट पे वायरल होते हैं। हाँ जी। तो हमें किनको सुनना चाहिए या अपने गुरु की तलाश कैसे करें जो हमें सही से इन मार्ग पे लेके जाए? नहीं ढूंढ सकते आप गुरु को, गुरु आपको स्वयं ढूंढेगा, आप हाँ। नहीं ढूंढ सकते। फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई डिडंट रियलाइज दिस। तो मैं हमेशा गुरु की तलाश में थी कि मुझे कोई गुरु मिले, बट यू कैन डेफिनेटली नॉट फाइंड अ गुरु, योर गुरु विल फाइंड यू। यू नीड टू बी इनफ क्यूरियस फॉर दैट टू फाइंड इट। तो मेरे अंदर वो जिज्ञासा थी कि मुझे चाहिए ही चाहिए। सो इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम टू फाइंड अ गुरु, मतलब फाइंड अ न्यू टू मतलब टू हैव दिस गाइडेंस। एंड मेरा प्रयास जारी था। मैं बैठ जाऊंगी कि मुझे गुरु मिल जाएंगे तो ऐसा नहीं हुआ कि हाँ मैंने सोच लिया कि अब गुरु मिल जाने चाहिए तो मिल जाएंगे, सामने से कहीं से प्रकट हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं आप होगा। अपने गुरु का नाम बता सकते हैं? मेरे
मैं जैसा कि मैं ये कह रही थी कि वो भी ना थोड़ा बिट्स एंड पीसेज हैं, बट जिनसे मैंने शुरुआत की उनका नाम आचार्य योगेश जी हैं, जिनसे मैंने जो भी मैंने ये पढ़ाई शुरू की ये उनसे की। उसके बाद भी बहुत अलग अलग लोग हैं, तो कुछ चीज़ें मैंने उनसे पढ़ी, कुछ चीज़ें किसी और से पढ़ी, उपनिषद किसी और से पढ़ा, है ना, रामायण मैंने किसी और से पढ़ी, महाभारत किसी और से पढ़ी। तो आपने अपने जर्नी में गुरु को हमेशा साथ रखा। हाँ, बिल्कुल, वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि मतलब स्वयं का स्वाध्याय भी बहुत आवश्यक है। आप खुद भी पढ़ें, क्योंकि आप अपने जीवन को मतलब जिस तरह से जानते हैं उसको उस तरह से तो कोई भी नहीं जानता है। पर क्योंकि जब सिद्धांतों की बात आती है तो गुरु ने विशेष रूप से, ऑफकोर्स हम वो तो बहुत पढ़े हुए हैं, उन्होंने मतलब और 4 चीज़ें पढ़ी हुई हैं आपसे ज़्यादा, तो वो उस पर्सपेक्टिव से भी आपको समझा सकते हैं कि अगर यदि यहाँ यह बात लिखी है तो वो उसको सिद्ध कर सकते हैं कि अच्छा ये क्यों लिखी है। ही कैन मेक यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, बिकॉज उन्होंने बहुत ब्रॉडर स्टडी की है हर एक चीज़ की, और बहुत इन डेप्थ स्टडी की है। तो गुरु का आवश्यक होना तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है, एंड इट्स अ वेरी इंडिविजुअल जर्नी। गीता को लाइफ का जीपीएस कहा जा सकता है। आपका क्या कहना है इस पर? आई अग्री, आई मेड अ वीडियो ऑन दिस टू, क्योंकि जैसे उसमें मैंने बड़ी अच्छी एक चीज़ जो कही थी कि जैसे अगर कहीं हमें पहुंचना हो तो हम गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, बट यदि जीवन में कहीं पहुंचना हो तो गॉड मैप्स इज़ द ट्रू वे, एंड गीता इज़ दैट मैप्स ऑफ गॉड, कि जीवन में कहाँ पहुंचना है और जीवन का उद्देश्य क्या है, वो ग्रंथ आपको बहुत अच्छे से सिखा सकता है। धर्म का सही डेफिनेशन क्या है? लोगों ने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। जो सही हो वो धर्म है। धर्म का सही डेफिनेशन यही है कि जो सही है वही धर्म है, और जो धर्म का अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन देखेंगे, जैसे अगर हम उसका लिटरल एकदम ट्रांसलेशन देखेंगे तो वो यही है, जो धारण करने योग्य हो, जो सही हो और जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। क्योंकि सब धर्म को जानते हैं पर मानते नहीं हैं, तो द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट एज इट इज़, जो सही है, दैट इज़ धर्म। दैट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ धर्म। जिंजीज के बीच में ना पेशेंस लूज करना बहुत कॉमन हो गया है, और आजकल के जनरेशन में एम्प्लॉयर्स है ना, वो कोशिश करते हैं कि इनको हायर ना करें। ठीक है, राइट। कुछ हाईलाइट करें इनको। इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत रोल है, बिकॉज वी सी पीपल गेटिंग सक्सेस ओवरनाइट, तो हमें लगता है कि वाई नॉट मी, हाउ कैन आई गेट इट, है ना। तो वो एक इंस्टेंट सक्सेस आपको जीवन में चाहिए, और एक बहुत अजीब सा कंपटीशन है कि वो एक चेकलिस्ट है कि 22 साल की उम्र में ये कर लेना है, 23 में ये होना चाहिए, 24 में घर होना चाहिए, 25 में गाड़ी होनी चाहिए। तो ये जो लिस्ट है ना, दिस इज़ नॉट मतलब टेकिंग यू अहेड इन लाइफ एट ऑल, एंड आपको लग रहा है कि अभी तो मैं ये सब कुछ कर लूँगा, बट मतलब मुझे नहीं लगता कि वो बहुत इन डेप्थ आपको एक बहुत बेहतर इंसान बना रहे हैं। यू आर जस्ट रनिंग आफ्टर अ कंपटीशन और अ रैट रेस, टू बी ऑनेस्ट। तो वो पेशेंस लोगों में नहीं है कि जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए, बट इतनी जल्दी किस बात की है, कहाँ लेके जाना है। और इतना जल्दी जल्दी आप सब कर भी लेंगे ना तो वो बहुत जल्दी से चला भी जाएगा। है ना, वो टिकेगा नहीं, क्योंकि पता नहीं है ना कि कैसे हैंडल करना है। तो जब बहुत इंस्टेंट सक्सेस आती है जीवन में तो पता नहीं होता कि अब इसको हैंडल कैसे करना है, इसको मेंटेन कैसे करके रखना है। तो जितना जल्दी ऊपर जाते हैं उतना ही जल्दी पतन होना भी नीचे जल्दी शुरू हो जाता है। वो कहते हैं ना कि लक्ष्मी के साथ में कुलक्ष्मी भी आती है। हाँ, तो या तो मैनेज करना सीखो पहले, तो वो समय के साथ आता है। वो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट कोई स्किल है, कोई कोर्स क्रैश कोर्स करके आप सीख लेंगे कि हाँ हम मैं इसको मेंटेन कर लूँ। इट डजंट कम्स लाइक दैट, इट कम्स विद प्रैक्टिस, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ लॉट ऑफ डेप्थ इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो किस बात की इतनी जल्दी है, मुझे यही नहीं समझ में आता है। एट दी एंड इट्स जस्ट अ कॉम्पिटिशन एंड अ रैट रेस दैट यू आर रनिंग बिहाइंड, कि मुझे उससे बेहतर करना है। तो इट्स एन एंडलेस विशियस साइकिल। अभी आपको लग रहा है मेरे पास एक घर है और सामने वाले के पास 2 है, तो अब मेरे पास 2 कैसे हो? जब तक आपके पास दूसरा घर होगा उसके पास 4 घर होंगे। अब फिर आप चाहते हो कि आपके पास 4 घर हों। सेम विद एवरीथिंग। आपको लग रहा है उसके पास तो बाइक है, मेरे पास साइकिल है, वो कार ले लेगा, आप बाइक ले लोगे। फिर आपको लगेगा कि अरे मुझे भी कार चाहिए क्योंकि उसने कार ले ली है। इट्स अ एंडलेस साइकिल, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये तो हमेशा चलेगा जीवन में। सो प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ एंड डोंट हैव दिस चेकलिस्ट इन लाइफ। बहुत अच्छी बात है जीवन में आप जल्दी गोल्स होने चाहिए, ऑफ कोर्स गोल्स होने चाहिए ऑफ कोर्स, बट समय के साथ कार्य करिए ना। इतना इंस्टेंट सक्सेस, इतना इंस्टेंट सब कुछ, क्योंकि आदत है 10 मिनट में खाना आ जाता है, 10 मिनट में दवाइयाँ आ जाती हैं, तो वो दिमाग को भी यही हो गया है कि
कि हमने 10 दिन कुछ किया, 10 हफ्ते कुछ किया, अब तो सक्सेस मिल जानी चाहिए, अब तो प्रमोशन मिल जाना चाहिए. इट डजंट वर्क्स लाइक दैट. तो हाँ, क्योंकि पेशेंस की बात हो रही है तो इसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो मुझे बहुत पसंद है कि क्यों जीवन में धैर्य होना बहुत आवश्यक है. तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण यदि आप सीखना चाहते हैं तो एक बैम्बू ट्री से सीख सकते हैं कि जैसे कि एक बैम्बू ट्री को जब हम उसका बीज है वो डालते हैं, तो जब बैम्बू ट्री का बीज डाला जाता है तो पहले के 5 साल उस बीज में कुछ भी नहीं दिखता है, और नॉट इवन अ सिंगल स्प्राउट जो ऊपर दिखे, बट वो 5 साल वो अपनी जड़ें नीचे बहुत मजबूत करता है, वो ऊपर दिख नहीं रही हैं. तो पेशेंस का भी ऐसा ही है, लेकिन 5 साल बाद सिर्फ 5 हफ्ते में वो 90 फीट तक ग्रो करता है. सो दिस इज़ व्हाट पेशेंस कैन डू थिंग्स इन योर लाइफ, कि उतनी डेप्थ, उतना धैर्य जब जीवन में होगा तो आप उतना ही ऊपर जाएंगे. और अगर वो नहीं होगा तो आपके आसपास के जितने पेड़ हैं, जिसको हम कहेंगे लोग हैं, वो आपको लग रहा है कि अरे ये तो बहुत ग्रो कर रहे हैं, वो वैसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, पर वो उतना ही कर पाएंगे. बट लुक एट यू दैट यू विल ग्रो टू अ सर्टेन एक्सटेंट जो उसके आसपास कोई नहीं होगा. तो ये धैर्य आपके जीवन में कर सकता है. देखो ना, कहते हैं ना कि 90 फीट तक अगर आप उड़ना चाहते हो ना, तो हाँ. आपका बेस बहुत मजबूत होना बहुत चाहिए. उतना नीचे जाना भी तो चाहिए कि वो ऊपर खड़ा रहे. राइट. तो वो पीछे नीचे ग्राउंडेड हो रहा है, वो हाँ. नीचे से खुद को मजबूत कर रहा है. Right. तभी वो इतना ऊंचा उड़ पा रहा है. Exactly. And the other lesson also that you need to be grounded to be up at that. Not just patience, but to have that humble nature also in life. No matter how, how much height you achieve. और बैम्बू ट्री से ना मुझे एक और लेसन समझ में आ रहा है. हाँ, हाँ. आप अपने अच्छे कम्युनिटी में होते I हो agree, ना, हाँ. तो आपको कोई नहीं रोक सकता. कोई नहीं रोक सकता. है ना. अगर अकेला बैम्बू ट्री एक खुद का बस अकेला हो, हाँ. वो ग्रो करना चाहे ना, हाँ. तो शायद वो डैमेज हो जाए. हाँ, हाँ. क्योंकि उसके आसपास Definitely. कोई नहीं हो. हाँ. और उसमें रोज़ काम करने की आवश्यकता है. उस 5 साल में अगर आप एक भी दिन पानी नहीं देंगे, वो नहीं ग्रो करेगा वैसा. तो ये धैर्य है कि रोज़ करना है, हर दिन करना है. यू हैव नीड टू शो अप डेली टू हैड दैट सर्टेन हाइट इन योर लाइफ. इतने सारे फ्रेंड्स होने के बाद भी जेनजीज अकेले क्यों हैं? वो तो पूरे दिन फ़ोन चला रहे होते हैं, हाँ. बट स्टिल वो बहुत लोनली होते हैं. Yes. I do not have any friend, by the way, but I am not lonely. तो बहुत क्लियर क्लासिफिकेशन है बीइंग लोनली एंड बीइंग अलोन में. ठीक है, आइडेंटिफाई दैट यू आर एक्चुअली अलोन और यू आर लोनली, दोनों में बहुत फ़र्क है ना. एंड क्योंकि बहुत डिपेंडेबिलिटी है हमारे जीवन में, हम कहते हैं कि हम बहुत अकेला फील कर रहे हैं बिकॉज सम हाउ यू आर डिपेंडेंट ऑन दी अदर पर्सन फॉर योर हैप्पीनेस, है ना. हमारी खुशी की चाबी हमने किसी और को दे रखी है कि जब तक वो मुझसे बात नहीं करेगा या जब तक वो मुझसे बात नहीं करेगी, जब तक मेरा टाइम उसके साथ स्पेंड नहीं होगा, तब तक तो मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता. दिस इज़ द डिपेंडेबिलिटी ऑन दी पर्सन दैट शुड नॉट बी देयर. और सिर्फ इंसानों से नहीं, चीज़ों पे भी हम बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं. तो ये नहीं होना चाहिए. दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ लोनलीनेस इन योर लाइफ. एट अ सर्टेन लेवल ठीक है कि हाँ, होना चाहिए जीवन में, लोग होने चाहिए इफ़ यू आर ब्लेस्ड विद दैट. पर नहीं है तो खुद के साथ भी समय व्यतीत करना आना चाहिए. लर्न टू एन्जॉय योर ओन कंपनी एज वेल एज यू एन्जॉय अदर्स. तो दोनों चीज़ों में बैलेंस मेंटेन करके रखिए, बिकॉज एट द एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. एंग्जाइटी एंड ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जा सकता है? बहुत सारे तरीके हैं. आइडेंटिफाई कि क्या चीज़ आपको एंशियस फील करवाती है ना. ओवर थिंकिंग का तो बहुत सिंपल काम है. प्लीज़, ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, मतलब ओवर थिंकर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम वो भी सोच लेते हैं कि जो मैं मतलब व्हाट वी डू इज़ दैट कि वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी सोचने लग जाते हाँ, हैं. वर्स्ट जो केस कुछ होता भी नहीं है. पॉसिबिलिटी आप ठीक है, मतलब टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपको सोचना चाहिए कि अच्छा व्हाट इफ़ नॉट. बट उसके चक्कर में होता क्या है कि हम इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि हम काम नहीं करते हैं उस पर. तो वो ख़राब है. ठीक है, सोचना चाहिए, आई अग्री, बट किस लेवल तक कि आप कोई काम ही ना करो, पूरा दिन आप ओवर थिंकिंग में निकाल देते हैं. एंड एट द नाइट देन यू रिग्रेट कि आज तो मैंने कोई काम ही नहीं किया, पूरा दिन तो ओवर थिंकिंग में निकाल दिया. इवन आफ्टर रियलाइजिंग इट यू आर नॉट डूइंग इट. तो ये तो बहुत ख़राब स्टेज है कि अवेयर होने पर भी नहीं कर रहे हो. तो नो वन कैन गेट आउट ऑफ दैट. इफ़ यू आर अवेयर, प्लीज़ वर्क ऑन इट. क्योंकि नहीं हो रहा है कुछ, ओवर थिंक करने से तो कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन निकल नहीं रहा है उसका. तो प्लीज़ वर्क ऑन इट. देयर इज नो अदर वे दैट यू कैन डील विथ ओवर थिंकिंग हो रही है, प्लीज़ वो काम कर और लो. मुझे लगता है कि सबसे पहले ना आपको अपने करीब जनों के पास जाना चाहिए. हाँ, आई अग्री. हाँ, उनसे डिस्कस करो. डिस्कस करना चाहिए. बट हाँ,
लेकिन खुद भी सॉल्व हो सकता है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, हमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना दी है। जिस काम के लिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, प्लीज़ वो काम करिए। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर ओवर थिंकिंग। नथिंग कैन हेल्प। कोई आपको कितना ही समझा ले, ये तो आप अपने आप को भी समझाते हो ना हर दिन कि अच्छा आई एम ओवर थिंकिंग, यू आर अवेयर आई एम ओवर थिंकिंग बट यू आर स्टिल नॉट वर्किंग। तो सामने वाला कुछ नया नहीं समझाएगा, वो भी यही कहेगा कि ओवर थिंकिंग हो रही है तो काम करके उसको ख़त्म करो। वो नया आपको क्या बताएगा कि अच्छा ये कर लो वो कर लो इससे सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। अनटिल अनलेस यू डोंट डू इट, वो ओवर थिंकिंग का स्टेज हमेशा रहेगा। ठीक है, मैं कहती हूँ सोचना चाहिए, उसका थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि आप इतना सोचते हो, इतना सीरियसली चीज़ों को लेते हो, बट उसके चक्कर में आप अपना काम ख़राब कर लेते हो। एंड व्हेन इट कम्स टू एंग्जाइटी, आई थिंक वो थोड़ा माइंडफुलनेस से ही ठीक हो सकता है। बाकी अंडरस्टैंड दैट वाई यू आर एंग्शियस, व्हाट मेक्स यू एंग्शियस, एंड प्लीज़ बी माइंडफुल अबाउट व्हाट यू डू एंड व्हाट यू नॉट डू। पहले सुसाइड के केसेस इतने कॉमन नहीं थे, बट आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। आपको क्या लग रहा है कौन है रिस्पॉन्सिबल इसके पीछे? टू सम एक्सटेंट पेरेंट्स, है ना, एंड टू सम एक्सटेंट कई बार ऐसा होता है कि बच्चे खुद भी प्रेशर ले लेते हैं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि घर से प्रेशर नहीं होता है, पर हम इतना प्रेशर ले लेते हैं कहीं ना कहीं कि मुझे तो प्रूफ करना है। एंड वहाँ पे पीयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आसपास के लोग बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और जब आप वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो वो परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाती है कि वाई आई एम नॉट एबल टू अचीव दिस सर्टन मार्क्स और समथिंग सॉर्ट ऑफ एनीथिंग, कि मुझसे क्यों वो नहीं हो रहा है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में तो आई हैव सीन कि पेरेंट्स ही ज़्यादा प्रेशर करते हैं बच्चों को कि नहीं तुमको तो हमारा सपना पूरा करना है। क्यों करना है, उसके अपने भी तो सपने हैं ना। वो कहते हैं ना कि चाइल्ड इज बोर्न फ्रॉम यू, Yes, नॉट फॉर not यू। for you, exactly, ये so पेरेंट्स true. को समझना बहुत Very, ज़रूरी very है। true, so apt. तो हाँ, ये समझना बहुत आवश्यक है कि उसके अपने भी सपने हैं। प्लीज़ आस्क हिम और हर बिफोर उसको उसके ऊपर अपने सपने थोपने से पहले प्लीज़ उसको भी पूछो कि उसको ये करना है कि नहीं करना है। बिकॉज एट द एंड what I think your parents want to see you happy at the end. एंड आपको लग रहा है कि मैं अगर उसको ये कहूँ कि अच्छा तुम IAS ही बनो, तुम डॉक्टर ही बनो, तो आप बड़ा अच्छा मानता का काम कर रहे हैं। एंड इफ़ ही इज़ नॉट हैप्पी डूइंग इट, इट डजेंट मेक सेंस एट ऑल, बिकॉज एट दी एंड फिर वो आपको वही सुनने मिलेगा कि दिस पर्सन सुसाइडेड एंड उसने अपनी जान दे दी एंड ऑल ऑफ दैट। तो फिर तो जीवन ही ख़त्म है। तो क्या ही कर लेंगे आप। सो इट्स बेटर टू रियलाइज़ दैट अर्लियर, क्योंकि जैसे हमको नहीं फ़र्क पड़ता कि 4 लोग क्या कहेंगे, हम नहीं मानते इन 4 लोगों में क्योंकि हम नहीं काम कर रहे हैं उन 4 लोगों के लिए। हमें सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि हमारे माता पिता हमसे खुश होने चाहिए, है ना। इवन इफ़ दे आर राइटिंग अ सुसाइडल नोट, तो वो व्हेन दे आर राइटिंग दैट सुसाइडल नोट, तो वो यही लिखेंगे, डियर मम्मी या डियर पापा, डियर मम्मी पापा, आई कैन नॉट डू दिस मोर, है ना। हम ये नहीं लिखेंगे ना डियर 4 लोग, डियर सोसाइटी, डियर दिस एंड दैट। नहीं फ़र्क पड़ता है क्योंकि फाउंडेशन वहीं से शुरू हुआ और प्रेशर भी वहीं से है सबसे ज़्यादा। हाँ, कुछ बच्चे जो खुद से ही बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, उनको तो मैं ये कहती हूँ कि प्लीज़ बी सिंसियर इन लाइफ, डोंट बी सीरियस इन लाइफ। सिंसियरिटी से काम करो, इतना सीरियस होकर जीवन में कुछ नहीं मिलना है। आपने ना जैसे अभी करियर का पर्सपेक्टिव लेके ये सब चीज़ें कही हैं, है ना, बट कई बार रिलेशनशिप की वजह से भी लोग अपनी जान देते हैं। हाँ, Right. और उनको लगता है यार वो इंसान मुझे नहीं मिला, या Yes. वो बंदा वो बंदी मुझे नहीं मिली, तो अब जीवन व्यर्थ हाँ। है ना। इन लोगों के लिए क्या कहना है आपको? एक पॉइंट ऑफ टाइम शायद लाइफ में आता है व्हेन यू थिंक दिस इज़ एवरीथिंग, है ना। और वो बहुत कॉमन फेज है। इट्स नॉट रॉन्ग, सबके लाइफ में आता है, I guess। हाँ, आई थिंक वो गलत नहीं है उसमें कुछ नहीं, गलत तो कुछ नहीं है, but most of the people get distracted from the main thing that they are doing. तो वो नहीं होना चाहिए। So if you are in a relationship जहाँ पे बहुत अच्छी बात है, you think that he or she is everything, right? बहुत अच्छी बात है, that represents that okay you are really in love। वो होता नहीं है लेकिन हाँ, बहुत केसेस में नहीं होता, बट बहुत केसेस में होता भी है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इफ यू आर अ रिलेशनशिप, देन प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि दोनों अपने अपने काम भी तो फिर वैसे करो ना। इफ़ यू आर, मतलब मोस्टली तो मैंने ये स्कूल वाले बच्चों में देखा है, जैसे कि दे हैव दिस रिलेशनशिप, दैट्स ओके, बट उसमें क्या होता है, ना तो वो फोकस्ड है कहीं और ना ये फोकस्ड है, ये सब एक दूसरे पे फोकस्ड है। ठीक है, और फिर जब वो फुलफिल नहीं होता है इन सर्टेन इन वन पॉइंट ऑफ लाइफ, तो फिर ना तो आपने रिलेशनशिप निभा पाए, ना तो करियर में कुछ कर पाए। कोई तो एक काम ढंग से करो। एटलीस्ट यू हैव 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड अ करियर। रिलेशनशिप में तो आप
ठीक है 70% रोल आपका है लेकिन 30% रोल तो माता पिता का है ना कि वो अग्री करने चाहिए, वो भी दोनों तरफ से अग्री करने चाहिए। फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट यू नीड टू थिंक ऑन व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड एंड यू आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप दैट यू वांट टू टर्न इनटू मैरिज नाउ। तो ना तो आप वहाँ के हो और ना तो यहाँ के हो, तो कोई एक काम तो ढंग से करो, और दोनों काम भी बहुत अच्छे से किए जा सकते हैं। तो प्लीज़ बी वेरी सेंसिबल व्हेन यू चूज़ योर पार्टनर, कि ऐसा ना हो कि आपको तो करना है पर वो करने ही ना दे, वो इतना डिस्ट्रैक्टिव हो है नेचर में कि ना तो वो काम करे ना आप काम कर पाओ। एंड यू शुड बी ऑल्सो वेरी सेंसिबल इन दिस कि ठीक है वी हैव अ रिलेशनशिप बट देन वी हैव अदर थिंग्स टू डू ऑल्सो। होल डे इफ़ यू आर स्पेंडिंग टाइम विथ ईच अदर कि सिर्फ रिलेशनशिप ही चल रहा है तो जीवन में फिर बहुत मुश्किल है और कुछ हम लोग के करना। टाइम में ऐसा होता था ना कि अगर आपने एक नोटबुक एक्सचेंज कर लिया ना तो लोकल मैगजीन में वो प्रिंट होके आता था नेक्स्ट डे, Yes, है ना, कि nowadays भैया it's उसका उसके very साथ common. चक्कर है। Yes, nowadays it's very common and मतलब और ठीक- इस जनरेशन की ना मैं तारीफ करता हूँ हाँ। यार, पता है आजकल दो दोस्तों को आप ऐसे देखोगे ना, Yes, जो हाँ। हम लोग के टाइम में दो लोग रिलेशनशिप में भी नहीं होते थे ना, उनको भी कंसिडर करते थे हाँ कि तो है ही है जी। पक्का। Nowadays we have normalized कि अच्छा गर्ल एंड बॉय कैन नहीं, बी फ्रेंड्स। नहीं मतलब उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप, हाँ एक लेट्स सपोज कि कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, हाँ। उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप तब जो था हाँ और आज दो दोस्तों के जो रिलेशनशिप है अच्छा, बॉय एंड okay, गर्ल वैसे। के, ठीक है, तो आज आप बता नहीं सकते कि यार ये लोग रिलेशनशिप में है है या नहीं है। या नहीं है। यस आई एग्री। वो लोग इतना कॉन्फिडेंटली और इतने एक्सेप्टेंस के साथ बात करते हैं ना Yes. कि हम शर्म से पानी पानी हो जाए कई बार, आई एग्री। है ना, तो ये फिगर आउट करना बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल है, और आजकल तो टर्म्स भी बहुत है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हाय, है ना, बेंचिंग एंड ब्रेड क्रम्बिंग, आई डोंट इवन नो व्हाट इट मीन्स, बट हाँ ये सारे वर्ड्स और सुना है स्लैंग्स हैं। हाँ सुने हैं हमने तो क्योंकि मैं भी वो फर्स्ट फेज ऑफ जनरेशन जेनजी वाले जनरेशन में होते, ये फेज 2-3 से ज़्यादा शुरू हुआ है ये सब, और अब तो जेन अल्फा है तो क्या ही होगा उनके जीवन का, तो आई कैन नॉट इवन थिंक आजकल ऑफ। तो बच्चे पैदा करना भी मेरे को लग रहा है डर बहुत भाई वो बच्चे क्या 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 बनेंगे बात मेरे को ये करेंगे, समझ नहीं क्या आ रहा। बनेंगे, वो बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि जेनजीज की हालत इतनी खराब है तो जेन अल्फा बीटा तो क्या ही होगा, आई कैन नॉट अब- इवन इमेजिन। ओके, अभी से उनका नामांकन हो चुका है जेन अल्फा हाँ बीटा। ऑफ कोर्स अल्फा के बाद तो बीटा ही आएगा, तो वो सीरीज शुरू यही हो चुका चलेगी। है। हाँ जेन अल्फा मतलब 2025 के बाद जो बॉर्न है वो मुझे जेन लग रहा है मैं अल्फा बहुत है। ज्यादा ओल्ड स्कूल हूँ। हाँ। मुझे अभी तक No, नहीं पता even ये if सब। I am born as a Gen Z, I मतलब relate more with millennials, and I'm a very old school person, and I like being that. I'm not that Gen Z. I cannot vibe with Gen Zs at all. मुझे नहीं समझ में आते, बहुत मुश्किल है। तो मुझे मेरी जनरेशन से जनरेशन गैप फील आपको होता उनकी है। वर्स्ट चीज क्या लगती है वर्स्ट जिसकी वजह से चीज आप रिलेट नहीं कर पाते हैं उनके साथ? बहुत लॉस्ट है, बहुत लॉस्ट है। लॉस्ट एंड सेल्फिश, हाँ लॉस्ट एंड सेल्फिश बोथ, बहुत लॉस्ट है और इसीलिए सेल्फ selfish भी है। ऑब्सेस्ड। सेल्फ ऑब्सेशन किसी में है किसी में नहीं है, बट हाँ मोस्टली दे आर लॉस्ट एंड दे आर नॉट रियलाइजिंग इट, तो मुझे नहीं पसंद है। आई लुक फॉर पीपल हु आर एम्बिशियस, हु हैव अ सर्टेन पर्पस इन लाइफ, टू सर्व अ सर्टेन पर्पस इन लाइफ, तो वो लोगों से ज़्यादा बनती है। और मेरे थोड़ी सी फ्रेंडशिप मेरे थोड़े से ज़्यादा एज लोगों के साथ ज़्यादा होती है क्योंकि उनसे सीखने मिलता है, एंड इट्स गुड एक्चुअली इफ़ यू कैन वाइब विद पीपल हु आर 25-30+ इवन, आई कैन वाइब मोर विद देम बिकॉज आई कैन लर्न फ्रॉम देम। तो और- वो हमेशा वो 10 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास एक्स्ट्रा आएगा। मेरी जनरेशन में तो वो क्या ही मुझे सिखाएंगे, मुझे अपनी तरफ खींच लेंगे तो आई तो फील अ जनरेशन गैप विद इन द जनरेशन। यस, और पहले जो शादी कराई जाती थी ना हाँ, एक हाँ। लड़की की किसी लड़के जी, के साथ में जी, ना, जी। तो एटलीस्ट वो लोग 5 साल का गैप देखते थे हाँ कि भैया ये संभाल पाएगा कि नहीं, है ना, क्योंकि अगर दोनों निब्बा निब्बी हो गए हाँ तो दोनों मिलके क्या तांडव नहीं मचाएंगे, करेंगे, right. उसका कोई भरोसा ही नहीं है, Yes. है ना। और मेरे ख्याल से ये सही भी था। टू अ सर्टेन लेवल ठीक है ना, मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो सेम एज के भी हैं, दे कैन मैनेज वेल, पर बेटर इफ सम लेकिन- एनी वन ऑफ देम एटलीस्ट अ स्लाइटली मोर मैच्योर, एंड प्रेफरेंस ज़्यादा मेल की होती है। आई अग्री। लेकिन क्या है ना कि वो लोग उस एज में पहुंच जाते हैं, हाँ। तब अगर आप वो शादी करते हैं ना, तब का रिलेशनशिप तो मुझे फिर भी लग रहा है कि हाँ, चल पाएगा। हाँ। बट अगर देखो ना कोई 15 साल का बच्ची शादी हाँ, कर लिया, of course. ठीक है, वो लोग क्या ही करेंगे। हाँ, वो तो एक थोड़ा बिट मैच्योर भी होगा, कुछ फिर भी नहीं- वो नहीं हो पाएगा, दम नहीं बहुत रहेगा, मुश्किल। है ना। एक 15 साल के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? हाँ, एंड नाउअडेज तो मतलब बहुत ही अलग ही कल्चर है, तो वो एज गैप तो हम देखते ही नहीं है, बड़ा और छोटा हमें मायने ही नहीं है। बड़े को भी डेट कर रहे हैं, छोटे तो बहुत ही छोटों को डेट कर रहे हैं, तो आई डोंट गेट इट।
तो प्लीज़ बी मोर सेंसिबल व्हेन यू आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप. जो यंग लड़कियां हैं वो बुड्ढों को डेट कर रही हैं हाँ, ये दिस इज अ बेटर डेफिनेशन. और जो बुढ़ी औरतें हैं वो बिल्कुल 16-20 साल के लड़कों को डेट कर रही है. गजब है ये. हाँ, तो यही है कलयुग. अटैचमेंट एक बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है. आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हो? देयर आर 3 थिंग्स. ठीक है, अटैचमेंट, अनअटैचमेंट या अनअटैच्ड एंड डिटैचमेंट. ठीक है, तो तीनों ही एक बहुत अलग डिटैच्ड चीज़ें. अटैचमेंट भी होता है. क्या होता है डिटैच्ड अटैचमेंट? Yes. सेम एज, मतलब आ जाएगा वो डेफिनेशन में. आई थिंक वो एक अम्ब्रेला है. तो हाँ, अटैचमेंट, अनअटैचमेंट या अनअटैच्ड और डिटैचमेंट. ठीक है, तो अटैचमेंट इज डेफिनेटली नॉट राइट, है ना. लगाव ही पीड़ा है. ठीक है. किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसान से, किसी भी वस्तु से, वो हमेशा आपको दर्द ही देगा, पीड़ा ही देगा. फिर बात आती है कि अनअटैचमेंट क्या होता है. तो द बेस्ट प्रैक्टिस इज़ टू बी अनअटैच्ड. ठीक है, अनअटैचमेंट इज़ दैट कि कोई व्यक्ति आपके पास है, कोई वस्तु आपके पास है, कोई भी चीज़ आपके पास है, यूटिलाइज इट टू द मैक्सिमम पोटेंशियल. बट अगर कल को छोड़नी भी पड़ जाए तो यू विल बी ओके विथ इट, यू विल मेक पीस विथ इट. डिटैचमेंट इज़ लीविंग एवरीथिंग which is not a right thing to do, at least not really early in life. वो एक बहुत बड़े काल के बाद आएगा कि हाँ, अब now you think of leaving everything behind and you have completed all the worldly responsibilities of your life. तो अटैचमेंट होना तो बिल्कुल अच्छा नहीं है. डिटैचमेंट होना भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट बहुत अर्ली लाइफ में आ जाएगा. तो फिर जब हम बात करते हैं कि सांसारिक और भौतिक जीवन में एक बैलेंस होना चाहिए, तो वो उसको भी डिस्टर्ब कर देगा. क्योंकि संसार मिला है, जीवन मिला है, वो भी मनुष्य का जीवन मिला है. तो ऐसा नहीं करना है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय पे जाके सेटल हो जाना है. दिस इज़ नॉट द राइट वे. इफ़ यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, इट टॉक्स अबाउट मेंटेनिंग अ बैलेंस. मटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे बैलेंस करके चलना है. एंड यू डोंट नीड टू डिवाइड सेक्शंस, जो हम कर लेते हैं जनरली इन लाइफ. हम अपने दिमाग में 2 सेक्शंस बना लेते हैं, ये मेरा स्पिरिचुअल काम है, ये मेरा मटेरियल काम है. हर काम स्पिरिचुअल भाव से करिए ना, एक ही काम होगा वो. तो जब वो भाव हमेशा रहेगा आपके जीवन में, है ना, तो वो कार्य भी आप वैसे ही करेंगे और हमेशा सही मार्ग, धर्म के मार्ग पे चलेंगे. और फिर अनअटैच्ड वाली जो बात है ना, कि अगर आप मर्सिडीज़ भी ड्राइव कर रहे हैं आज, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल को अगर ये छोड़नी भी पड़ जाए तो कोई बात नहीं है. अगर आज आप ऑटो रिक्शा में ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. मेक पीस विथ इट एंड टुमारो यू कैन मे बी हैव अ बेटर लाइफ और a degraded sort of life. We make peace with all of the situations. तो वो उसको कहते हैं अनअटैच. किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु से जब आपको कोई लगाव ना हो, then you live definitely a better life. आजकल ना 2 चीज़ें बहुत कॉमन सुनने को मिलता है. एक तो डिवोर्स और दूसरा मर्डर अपने स्पाउस का. तो बहुत ही सुनने मिल रहा है आजकल. पहले के टाइम में ऐसा होता था कि फीमेल्स का मर्डर होता था, बट आजकल पुरुष समाज खतरे में है. सच में पुरुष समाज खतरे में है जी. और हर जगह देखा जा रहा है कि वो उसकी वाइफ जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में अपने हस्बैंड का मर्डर कर रही है जी. ठीक है, इतना क्या इंसान गिरता जा रहा है कि मार दे रहा है यार, छोड़ दो ना. ठीक है, वहां पे लालच भी, उनको ग्रीड भी है कि भाई वो वाला प्रॉपर्टी भी चाहिए, वो आदमी भी नहीं चाहिए. हाँ ठीक है ना जी. तो पुरुष समाज डरा हुआ है ना, एक्चुअली डरा हुआ है. मुझे एक बात बताइए, कितने केसेस आए? बहुत केसेस हैं. काउंट काउंटिंग क्या, आई गेस हर दूसरे तीसरे दिन सुनने को मिल रहा है ये चीज़. कितने समय से? कुछ 2-3 साल में तो बहुत केसेस हैं. कुछ 2-3 सालों में बहुत केसेस हैं. राइट. जैसे आपने पूछा कि क्यों हो रहा है आजकल पुरुषों के साथ में ऐसा, तो जब क्योंकि मतलब मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि आज हम इतनी बात कर रहे हैं, इतना सोशल मीडिया पे भी बहुत देखने मिल रहा है कि अरे आज तो पुरुषों के साथ ऐसा हो रहा है, पुरुषों के साथ वैसा हो रहा है, मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. मुझे एक बात बताइए, जब तक औरतों के साथ हो रहा था तब तक तो किसी ने इतना प्रश्न नहीं उठाया. द मोमेंट इट केम टू कि आज पुरुष के साथ भी ऐसा हो रहा है, सारे पुरुष समाज में एकदम एक्टिविज्म आ गया है. नहीं बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ना अनकॉमन चीज़ है ये. अनकॉमन है, आई अग्री. एक कॉमन चीज़ों को सुनने की आदत होती है. बिल्कुल है, बट जो मैं पर्सपेक्टिव देख रही हूँ सोशल सोशल मीडिया पे, वो यही है कि मतलब
जब तक ये चीज़ें औरतों के साथ हो रही थी तब तक आपको लग रहा था कि सतयुग चल रहा है लेकिन अब क्या है कि पुरुषों के साथ होने लग गया है तो अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब तो कलयुग आ गया है। इतनी सदियों से स्त्रियों के साथ हो रहा था तो हम उसको सतयुग मान रहे थे कलयुग वो भी था, कलयुग ये भी है। क्योंकि ये कलयुग है हाँ पार्ट 2 है ये। पर देखिए मैं तो जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि हाँ अगर स्त्रियों के साथ हो रहा था तो ये गलत है, पुरुषों के साथ होना गलत ही है। ये तो पुरुष के साथ हो या स्त्री के साथ हो दोनों में ही गलत है ये। लेकिन ये एकदम से एक्टिविज्म, यदि इतना एक्टिविज्म पुरुष समाज में है तो वो महिला समाज के लिए भी उतना ही एक्टिविज्म दिखाइए कि यदि उनके साथ भी इतने समय से ये कार्य हो रहा है तो वो भी वहाँ पे भी उतना ही एक्टिविज्म दिखाइए ना कि हाँ ये भी बंद होना चाहिए। क्योंकि अब आपके साथ हो रहा है तो आपको डर है, लेकिन हमारे साथ तो ये सदियों से हो रहा है, द्रौपदी के काल से हो रहा है, तो हमें तो कितना डर होगा। तो उसके लिए भी इतनी आवाज़ उठाइए, ये मेरा एक पॉइंट है। व्हेन इट कम्स टू कि क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि कलयुग है और अब लोगों का उद्देश्य जीवन में वही है एट द एंड, लालच, प्रॉपर्टी को लेके, पैसों को लेके। और अगर इससे खुश नहीं है तो बहुत इजी मीडियम है आपके पास स्विच करने का। और मतलब दे डोंट इवन एक्सेप्ट इट कि ये गलत है, उनको लगता है ये तो सही है। मतलब जब मैं बीच में केसेस देख रही थी तो उनको कोई अफसोस भी नहीं है। जैसे जो भोपाल वाला केस हुआ उसको अभी भी अफसोस नहीं है कि उसने गलत किया। तो जब जीवन में आप इतने इस स्टेज पे आ गए हो कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तो व्यर्थ है आपका जीवन। जहाँ आपको फ़र्क ही पड़ना बंद हो गया कि यदि मैंने किसी का मर्डर भी किया है और वो भी आप जस्टिफाई कर लोगे कि मुझे उसका अफसोस नहीं है, मैंने तो ठीक किया क्योंकि मुझे इसके साथ रहना है, एंड दैट टू जस्ट फॉर मतलब सच पिटी रीजंस की प्रॉपर्टी, पैसा, घर, बंगला, गाड़ी, इन सब कारणों के लिए अगर आप ये कर रहे हैं या किसी भी कारण से कर रहे हैं तो वही मैं पूछने वाला था नहीं कि कौन सा कारण किसी सही कारण से भी कर रहे हैं तो गलत है। इतनी प्रॉब्लम है, प्लीज अलग हो जाइए, वो ज्यादा बेहतर है। पर मानने की क्या जरूरत है, अलग होना एक बहुत बेटर ऑप्शन है ना। आपको नहीं लगता है, प्लीज गेट डिवोर्स्ड एक्चुअली। पर मार देना तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं ना, वो तो आप अपना जीवन भी खराब कर रहे हैं। इससे अच्छा अलग हो जाएंगे तो क्या पता उनका जीवन भी सुधर जाए, आपका भी जीवन सुधर जाए। तो मारना तो किसी को कोई सोल्यूशन है ही नहीं। राजा रघुवंशी वाला भी मर्डर केस आया था जिसमें सोनम ने राजा को मार दिया। लोग ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। लोग आज भी ना अपने परिजनों को खुश करने के लिए वो शादियां कर रहे हैं। सोनम ने चाहा कि राजा को वो मार देगी और मारने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहेगी। अगर उस टाइम उस लड़की ने अपना स्टैंड लिया होता अपने फादर के सामने, उसने फादर को प्राउड करने के लिए राजा से शादी करी, और आज देखो उसके फादर की क्या गति है। है ना, कितना शर्मसार वो फील करता होगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको लाइफ में अपना स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। घर वालों का प्रेशर मुझे समझ में आता है, लेकिन इस लेवल पे आप प्लान कर रहे हो कि मैं शादी कर लूं, मर्डर कर दूं, पापा की भी बात हो जाएगी, मैं भी खुश रहूंगी। इतना शातिर कोई कैसे हो सकता है? वो कहते हैं कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं कोई इतना शातिर कैसे हो सकता है? पर कोई इतना कैसे गिर जाएगा? वो केस में एक्चुअली 2 एंगल्स है एंड आई थिंक वो मिस्ट्री मतलब सॉल्व हुई होगी बट मैंने नहीं देखी। अब उसमें एक पर्सपेक्टिव ये भी आ रहा था कि शी वांटेड टू गेट मैरी, और फिर बाद में ये भी आया कि नहीं, शी डजंट वांट टू गेट मैरी। सो यू नेवर नो, क्योंकि ये राज उसके पास ही है, ठीक है, अभी तक तो, कि उसको करनी भी थी या नहीं करनी थी। वो सच कहाँ तक, कितने एक्सटेंट तक बाहर आएगा, यू नेवर नो। बट हाँ, अगर ऐसा है कि इफ़ योर पेरेंट्स आर प्रेशराइजिंग यू कि नहीं इससे ही करना पड़ेगा, तो ये गलत है। मतलब नाउ वी लिव इन अ एरा विच इज़ वेरी डिफरेंट। तो आई थिंक पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू रियलाइज, उनके एरा में ये चलता होगा कि ठीक है कर लिया, निभा लेंगे, पर आज के समय में तो बहुत मुश्किल है। एंड स्पेशली इफ़ यू आर जस्ट गेटिंग मैरिड फॉर द सेक ऑफ कि हाँ मेरे पेरेंट्स इससे खुश होंगे तो मैं शादी कर लूँ। बट इफ़ यू थिंक ऑफ इट कि बाद में मुझे ऐसा कोई कदम उठाना है, तो ना ये आपके लिए अच्छा है, ना आपके माता पिता के लिए अच्छा है, ना उसके लिए अच्छा है, ना उसके माता पिता के लिए अच्छा है। सो बेटर बी मोर सेंसिबल इन लाइफ, स्टैंड लेना चाहिए, आई अग्री। क्योंकि ना तो आप बहुत पेरेंट्स के अगेंस्ट जा सकते हैं, बहुत सारे परिवारों में नहीं होता है ये मानना ही पड़ता है। वी कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट प्रिविलेजेस इन लाइफ, बट
पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू रियलाइज इट कि कभी कभी शायद वो व्यक्ति भी सही है। पता है थोड़ा सा ना मैंने एक चेंज देखा अपने समाज में, आजकल पेरेंट्स इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं हाँ करते कि हैं, मेरे बच्चे हाँ, अगर लव मैरिज कर रहे हाँ, तो हैं it's या वो okay. अपनी पसंद से शादी हाँ, कर रहे हैं ना, तो हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई नहीं है, तो स्वयंवर की परंपरा तो पहले से चली आ रही है। हाँ तो ये पेरेंट्स को समझाओ ना। इसमें पेरेंट्स हैव वॉच्ड रामायण एंड महाभारत मोर देन अस, उनको पता है स्वयंवर का समझ नहीं है। कॉन्सेप्ट। पर मैं बताती हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्पेशली इन रूरल एरियाज समाज क्या कहेगा ना, ये आज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वही 4 लोग क्या कहेंगे अगर हमने शादी इस जगह नहीं की है ना, अगर इस व्यक्ति से नहीं की, तो वो रूढ़िवादी मानसिकता आज भी इतनी गहरी जड़ों में है कि हम उससे नहीं बाहर आ पाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जस्ट गो आउट ऑफ योर वे एंड डू इट, वो तो करना भी नहीं चाहिए। बी वेरी सेंसिबल। अगर इफ़ यू आर मतलब इन टू अ रिलेशनशिप दैट यू थिंक इज़ वेरी सेंसिबल एंड योर पेरेंट्स ऑल्सो फील कि ये सही है, तो प्लीज़ लेट देम डू। मतलब वो भी खुश ही रहेंगे एट द एंड आप यही चाहते हो कि वो खुश रहे, सेटल हो अच्छे से, परिवार अच्छा हो, ये चलो सब मैं यही एक छोटा चाहते सा हैं। सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। एक इंसान कैसे समझ पाएगा कि जिस पार्टनर के साथ आज वो है वो उसके शादी के लायक है? I'll be too young to answer this honestly. ठीक है, क्योंकि मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई एम नॉट द नहीं, वेरी ऑफ कोर्स राइट शादी का पर्सन। एक्सपीरियंस तो नहीं है नहीं आपका। नहीं, शादी का एक्सपीरियंस लाइफ की का बात नहीं, हाउ experience टू है। आपने कहा, आइडेंटिफाई। सुनो, हाँ आपने अभी कुछ टाइम पहले कहा कि आपके एज के दोस्त नहीं है, हाँ, नहीं है हर कोई इंसान आपसे बड़ा है। जी। तो आपने उनसे क्या सीखा इस पर्सपेक्टिव में? मुझे तो सब मतलब जितने लोग मुझे यही एडवाइस करते हैं दैट प्लीज़ गेट मैरिड बिफोर 30, बिकॉज आफ्टर 30 वी आर वेरी मतलब फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड कंपैटिबिलिटी नाउ। अंडरस्टैंडिंग भी मिल जाएगी, लविंग भी मिल जाएगा, केयरिंग भी मिल जाएगा या मिल जाएगी, बट कंपैटिबिलिटी नहीं आ रही है। सो इवन इफ यू आर इन रिलेशनशिप नाउ, प्लीज़ थिंक ऑफ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैरिज, क्योंकि सिर्फ एक फैक्टर से घर नहीं चलेगा। यू बोथ ऑफ अस मतलब बोथ ऑफ यू पार्टनर्स हैव लव इज़ नॉट इनफ। फाइनेंसेस भी देखने पड़ते हैं, मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है, इमोशंस भी देखने पड़ते हैं, देयर आर फैमिली बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है। 100 ऑफ थिंग्स। हाँ, फैमिली बैकग्राउंड देखना पड़ता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखना पड़ता है, देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स। सो यू थिंक कि सिर्फ बीच में प्यार है लव तो शुड बी शादी द कर लो। सेंटर ऑफ इट, इट डजंट वर्क्स लाइक दैट। वो कुछ सालों के लिए मैं मानती हूँ कि आप उस पर चल जाएगा, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू लुक टू गेट मैरिड, प्लीज लुक एट दीज फैक्टर्स एंड डिस्कस इट विद ईच अदर। वो कम्युनिकेशन करने से ही आपको समझ में आ जाएगा कौन कितना कंपैटिबल है आपके लिए, क्योंकि अभी उस बारे में आपने बात की नहीं है और हम जनरली करते भी नहीं है। फाइनेंसेस, मैनेजमेंट, इमोशंस, इन सब चीज़ों पे हम बात नहीं करते, स्पेशली इन रिलेशनशिप, क्योंकि वो सिर्फ बड़ा अच्छा वो बटरफ्लाई एंड वो रश, ब्लड रश हो रहा होता है, तो हम नहीं समझ पाते हैं। तो आई थिंक वो सारी चीज़ों पे जब आप बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे वेरी फ्रैंकली, जस्ट नॉट टू जस्ट मेक द अदर पर्सन हैप्पी कि मैं अगर ये बोलूँगा तो ये मुझसे शादी कर लेगी या कर लेगा। एक्चुअली में जो है, अगर वो आप कम्युनिकेट कर पाए एंड इफ़ यू अग्री ऑन बोथ ऑफ द टर्म्स, आई थिंक you can be compatible to get married. जितना जल्दी शादी कर सकती हो कर लो। हाँ, ये मुझे आजकल बहुत लोग कह रहे हैं, इवन मैं रीजन आपको बताऊं? हाँ, देखो रीजन क्या है ना कि ग्रेजुअली ना एक इंसान का दिमाग मैच्योर होने लग जाता है। आप देखो ना, अभी कुछ टाइम पहले मेरे साथ डॉक्टर सारिका बैठी हुई थी। हाँ, उन्होंने कहा कि ऋषि अब हम लोग ना ऐसी एज में आ गए ना, वो पॉइंट आउट नहीं करना चाह रही थी बट वो मैसेज मुझे मिल गया कि मुझे सुबह को 7 बजे ही चाय चाहिए, हाँ, मुझे इस कप में ही चाय चाहिए, मेरे घर के सामने के पर्दे सारे खुले होने चाहिए। उनको स्पेसिफिकली वही चीज चाहिए, उसमें कोई मॉडिफिकेशन उनको नहीं चाहिए। दिमाग रिजिड हो जाता है ना, यही चीज। तो अगर आप 30 की एज में पहुंच रहे हो ना, तो आप ऑलरेडी लाइफ को आधा जी चुके हो। आधा जीने के बाद अगर आप एक पार्टनर को ढूंढ रहे हो, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब आपका दिमाग सेटल हो चुका है। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, नॉट रेडी टू। कितने सारी मीम्स भी हम लोग देखते हैं यार, 30 के बाद तो यार लड़का मिल जाए, जिंदा होनी चाहिए, हाँ, लड़की होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए। यही प्रॉब्लम है। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर 30 इन माय सर्कल has been advising me since months now, please get married as soon as possible, do not delay it. तो मुझे एक certain point पे लगता था कि I'll get married around 30, 28, 27. now इतना सुनने में आ रहा है मुझे, तो मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा शिफ्ट करती हूँ पीछे। तो हमें करना वही चीज़ है कि जितना जल्दी आप एक रिलेशनशिप में जा सकते हो, इन टर्म्स ऑफ मैरिज की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप ना उस टाइम रेडी होते हो एडजस्ट होने के लिए। जब आप मैच्योर हो जाओगे ना, तो उस एज में जाके फिर आप शादी नहीं कर पाओगे, या
लेट्स से कि आपको कोई पार्टनर मिल भी जाता कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी ना, बट फिर भी आप वो रिलेशन से बहुत लंबा नहीं चल पाऊंगा। हाँ, मतलब ये मैं बहुत सुन रही हूँ, मेरे आसपास के पीपल हु आर डेटिंग इन 30s नाउ हैव बीन टेलिंग अ लॉट अबाउट दिस टू मी। इट्स अ पार्ट ऑफ अ वेरी एवरीडे कॉन्वर्सेशन एंड आई गेट टू नो। हाँ, यही मुझे उनसे सीखने मिल रहा है अभी कि दे आर टेलिंग मी कि हाँ प्लीज गेट मैरिड एज सून एज पॉसिबल। एक पर्सन का कैरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है? ओके, कैरेक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक सब कुछ है। इवन इफ आई मीट समवन, एक सर्टेन पॉइंट पे आप उनके लुक से इम्प्रेस हो जाओगे, उनकी बातों से इम्प्रेस हो जाओगे, है ना, बट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू विल लुक एट द कैरेक्टर, है ना, क्योंकि ये बहुत टेम्प्रेरी चीज़ें हैं, है ना। आप किसी से भी उसके लुक से इम्प्रेस हो सकते हो, उसकी बातों से इम्प्रेस हो सकते हो, आपकी बहुत तारीफ़ करता है आप उससे इम्प्रेस हो सकते हो। At the end you will look at the character with a in a longer relationship, well, any sort of relationship, not just a love relationship, any sort of relationship, even in work, even in business, character will define everything that he does. तो I think वो बहुत important है। एंड कैरेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात जो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि योर ट्रू कैरेक्टर इज़ दैट जो आप अकेले में हो। आपका असल मायने में जो कैरेक्टर है वो वही है जो आप अकेले बंद कमरे में हो। दैट इज़ योर ट्रू कैरेक्टर। नॉट थिंक ऑफ इट व्हाट इज़ योर कैरेक्टर एंड यू विल गेट योर आंसर कि मेरा कैरेक्टर क्या है और मेरा कैरेक्टर क्या होना चाहिए। सो इफ़ यू थिंक दैट यू आर अ होल डिफरेंट पर्सन इन अ रूम अलोन, देन प्लीज़ रेक्टिफाई इट। You need to work on it. You need to really work on it, क्योंकि बाहर तो आप दूसरा कैरेक्टर्स निभा लोगे, है ना। इट्स लाइक अ मूवी, you can play different roles and different, you can put up different masks, but what you are actually inside a closed room is your true character. आपके अकॉर्डिंग महाभारत में कौन सा वो कैरेक्टर है जो आपको बहुत फैसिनेट किया अपार्ट फ्रॉम कृष्णा? मुझे पता था यही आप उसमें वो इक्वेशन से ही बाहर कर देंगे उनको क्योंकि आंसर वही होता है। बट आई डू हैव आंसर फॉर इट। अपार्ट फ्रॉम श्री कृष्ण आई रियली लाइक विदुर जी एज अ कैरेक्टर इन महाभारत, क्योंकि क्या फैसिनेट किया उन्होंने? वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है पूरे महाभारत में जिसने धर्म कभी नहीं छोड़ा, नो मैटर व्हाट। तो जैसे महाभारत में कहते हैं कि कोई भी ब्लैक या वाइट कैरेक्टर नहीं है महाभारत में, एवरी वन इज़ अ ग्रे कैरेक्टर। बट आई थिंक विदुर जी को उस इक्वेशन से मैं थोड़ा बाहर रखती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से जो व्यक्ति धर्म को समझता हो वो विदुर जी हैं, एंड ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन आवर हिस्ट्री, लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन आवर हिस्ट्री, जिन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया और सही मायने में धर्म को हमेशा निभाया। आजकल लोग दुर्योधन जैसे ही हैं। Just the thing is they don't want to listen. मैं यही कहती हूँ कि जीवन में अर्जुन होना या दुर्योधन होना, राम होना या रावण होना सिर्फ विचारधारा पे आधारित है। तो यदि आप जीवन में जो कि अधिकतर लोग आज के समय में दुर्योधन हैं या रावण हैं, उनका कैरेक्टर अगेन वैसा है, तो बहुत कठिन है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि आजकल लोग दुर्योधन जैसे हैं, तो आप देख लीजिए ना कि दुर्योधन का जीवन कैसा रहा, आखिर में अंत कितना बुरा हुआ। तो यदि आपको पता है कि आप दुर्योधन जैसे यही हैं, होना है तो समझ जाओ। हाँ, जब पता है कि अंत खराब ही होना है और आपको पता है कि आपके ट्रेट्स दुर्योधन जैसे हैं, विचारधारा दुर्योधन जैसी है या रावण जैसी है, तो फिर समझ जाइए कि अंत तो बहुत बुरा होना है। फिर वो चाहे रामायण के काल का अंत हो रावण का या फिर महाभारत के काल का अंत हो दुर्योधन का। तो ये विचारधारा जितना जल्दी बदल लेंगे उतना अच्छा है। सब लोग ना कर्मा को अलग अलग वे में डिफाइन करते हैं। सही मीनिंग क्या है कर्मा का? मेरी जनरेशन में बहुत फेमस टैगलाइन है दैट कर्मा इज अ बिच, इट्स नॉट, इट्स अ मिरर। सो यू बेटर अंडरस्टैंड दैट कि जितना अच्छा कर्म जीवन में करेंगे उतना ही अच्छा कर्म लौट के भी आएगा। बहुत सिंपल लॉ है कर्मा का, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मतलब बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, आई अग्री। कर्म को समझना बहुत मुश्किल है बट एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। एट दी एंड अच्छा कर्म करना मतलब अच्छा फल प्राप्त करना, बुरा कर्म करना मतलब बुरा फल प्राप्त करना, एज सिंपल एज दैट। हाँ, अब कर्म में बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, पूर्व जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म, अगले जन्म के कर्म, प्रारब्ध, और मतलब जितनी भी कर्म की जितनी भी क्लासिफिकेशंस हैं, मिश्रित कर्म, ये और वो, दैट विल बी अ वेरी लॉन्ग स्टडी टू डू। बट ऑल एंड ऑल कर्म या जिसको हम कर्म कहते हैं, तो वो बहुत सिंपल है। जैसा कार्य करेंगे वैसा ही
वापस मिलेगा. दैट्स हाउ यूनिवर्स आपने बहुत अच्छा कहा, कर्मा इज नॉट अ बिच, इट्स अ मिरर. इट्स अ मिरर. प्लीज गेट इट. राइट. तो और गीता तो विशेष रूप से कर्म का ही ग्रंथ है, वो संन्यास का ग्रंथ नहीं है. वो कर्म की ही बात करता है, हमेशा कर्म की बात करता है, और वो भी धर्म अनुसार कर्म की बात करता है कि सही कर्म क्या है. और कर्म बहुत छोटी चीज़ों से लेके बहुत बड़ी चीज़ों तक है. ये जो हम कर रहे हैं ये भी कर्म है, ठीक है, फॉर अ बेटर पर्पस, अग्रीड. और भी बहुत छोटे छोटे चीज़ें जो हम करते हैं, इट्स अ एवरीडे थिंग. और कर्म का एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी है जो जिसको हम पाप और पुण्य कहते हैं, उचित अनुचित कहते हैं, सही गलत कहते हैं, जो वो डिसाइड करता है कि अगला जीवन कैसा होगा, स्वर्ग होगा या नरक होगा. तो दैट्स अ ब्रॉडर स्टडी. आजकल का जनरेशन ऐसा हो गया ना कि वो मेटलिस्टिक चीज़ों के पीछे ना बहुत ज़्यादा भागते हैं. आज ये, कल वो, परसों वो, ये नेवर एंडिंग वाला चीज़ है. आज वो बलिनो पे चढ़ रहे हैं, कल उनको फॉर्च्यूनर चाहिए, फिर उनको रेंज रोवर चाहिए. हाँ, अग्रीड. है ना. तो ये तो इसका तो एंड ही नहीं है. और पता है एक एक इसमें ना एक प्यारी चीज़ और है. लेट सपोज कि आप क्रेव करो कि आपके पास गाड़ी हो. जिस दिन वो गाड़ी हो जाएगी ना, खत्म. उस दिन के बाद क्या, कुछ नहीं. है ना. तो जिस टाइम एक इंसान उसको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई यार मेरी इतनी ही ज़रूरत है, हाँ. मुझे ट्रैवल करने के लिए गाड़ी चाहिए. हाँ. और यंग जनरेशन वाले तो लोग ऐसे हैं जो कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं. लेकिन जो पुराने लोग हैं उनमें इतना ठहराव है ना, इतना सेटिस्फैक्शन है. सेटिस्फैक्शन है ना, इतना संभले हुए है ना वो इंसान कि आज भी वो ना पुरानी ऑल्टो चला के प्राउड फील करता है. बहुत खुश है. अग्रीड. और होना भी चाहिए. होना भी चाहिए. आपका क्या सोचना है इस पे? why we are running behind all of this is because status symbol बहुत बड़ी चीज़ है आज के समय में. उसके पास ये गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास ऐसा घर है तो मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास ये पर्टिकुलर वॉच है तो मेरे पास क्यों नहीं है, फ़ोन है तो मेरे पास ये क्यों नहीं है. तो ये दिखावे की दुनिया है ना. और ये नेवर एंडिंग है, एज यू ऑलरेडी मेंशन, ये नेवर एंडिंग है और ये कभी ख़त्म नहीं होगा. एंड द मोमेंट यू गेट इट, उसकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगी. अपने पैसे से लो चाहे माता पिता के पैसे से लो, वो बहुत टेम्पररी, बहुत शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है. और वो हैप्पीनेस है ही नहीं. यू ट्रीट इट एज हैप्पीनेस, इट्स नॉट अ हैप्पीनेस और अ वे टू फाइंड हैप्पीनेस. वो हम क्या होता है ना कि जीवन में खुशी तो चाहिए, सबको चाहिए कि हाँ जीवन में खुश रहना चाहते हैं, पर खुशी है कहाँ ये नहीं पता है. तो हम वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढते हैं, गाड़ी में, घर में, बंगले में, फ़ोन में, वॉच में, है ना. बहुत छोटी छोटी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जो आज नहीं है, कल हो जाएंगी, कल फिर नहीं होंगी. एंड यू नो दिस एंड यू स्टिल रन बिहाइंड इट. तो वो जब तक एक इनर की टू हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, एक बिगर की टू हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, तब तक आप ये छोटी छोटी चीज़ों में घूमते रहेंगे. तो सही बात. तो जब तक वो एक्चुअली वो जो आनंद का भाव है, वो जो खुशी का जो भाव है जो आपको हमेशा खुश रखे, वो ढूंढने की आवश्यकता है जीवन में. तो उसका रिमोट कंट्रोल ढूंढिए परमानेंट. ओके. नारी शक्ति की थोड़ी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे. आजकल लड़कियों को ना बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता है, बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो लोग उसको मिसयूज़ करती हैं. तो आपके हिसाब से नारी शक्ति क्या है? हमारी उनको संस्कृति कितना फ्री होना चाहिए? हाँ, उनके बाउंड्रीज क्या है? ये डिसाइड कौन करेगा? आप बताओ. गीता जी क्या कहते हैं इसमें? कि गीता doesn't talks about this a lot. It gives you a direction that everyone has an equal right. देखो, हर सवाल का जवाब ना डायरेक्ट नहीं रहता है कि भाई अरे ये क्वेश्चन है, वही मैं कह रही, इसका it's not a आंसर है. question answer हाँ. इंटरव्यू सॉर्ट एक ऑफ theme किताब समझना नहीं है है वो हमें. कि आपने इंडेक्स में देखा कि अच्छा इसका आंसर हमें यहाँ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है. वो एक बहुत लंबे समय की अंडरस्टैंडिंग की बात बाद में आता है कि अच्छा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो किस पर्सपेक्टिव से क्या लिखा गया है और फिर वो कनेक्ट कैसे होगा. वो ऐसा क्वेश्चन आंसर जैसा बुक नहीं है कि अच्छा इस हाँ पेज जी, हाँ नंबर जी. पे ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. ये मतलब कॉमन पर्सपेक्टिव, दिस इज हाउ पीपल परसीव गीता, इसलिए मैं यहाँ क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ. गीता और एनी अदर स्क्रिप्चर टॉक्स अबाउट इक्वल राइट्स, ठीक है, एंड इक्वल फ्रीडम टू बोथ ऑफ देम. ये तो हम आज के समय में बहुत ट्रेंडी वर्ड है ना, फेमिनिज्म वाला, जितना इस वर्ड ने सत्यानाश Hype किया है ना. इससे ज़्यादा नाश कुछ हो ही नहीं सकता है कि ये जो पूरी फेमिनिज्म वाली जो कल्चर है, इवन आई डू सपोर्ट दैट, बट सही तरीके से. वो जो फ्रीडम वाली बात है ना, तो आज अगर इक्वल राइट्स की बात होती है, इक्वल फ्रीडम की बात होती है, बाउंड्रीज़ की बात भी होती है, यदि तो हमने उस
फ्रीडम का गलत फ़ायदा उठाना शुरू किया। शुरुआत यहाँ से हुई थी कि शिक्षा में समान अधिकार होना चाहिए, कानून में समान अधिकार होना चाहिए, न्याय में सम्मान होना चाहिए और समान अधिकार होना चाहिए। और आज की डेफिनेशन फ्रीडम की ये है कि आई शुड हैव फ्रीडम टू स्मोक एज इक्वली एज बॉयज़, आई शुड हैव फ्रीडम टू ड्रिंक, आई शुड हैव फ्रीडम टू गो टू क्लब, आई शुड हैव फ्रीडम टू गो टू अ पार्टी, आई शुड हैव अ फ्रीडम टू ड्रेस इन अ सर्टन वे। दिस इज़ नॉट द फ्रीडम दैट योर पेरेंट्स हैव गिवन टू यू, दिस इज़ द मिस यूज़ ऑफ फ्रीडम दैट यू आर डूइंग। तो ये फ्रीडम नहीं देनी थी और यहाँ से कंधा मिला के चल भी रहे तो आप अपना ही नाश कर रहे हैं सबसे पहले। और ख़ासकर विशेष रूप से तो हमारी संस्कृति में जब नारी शक्ति की बात होती है तो हम तो नारी को पूजते हैं। ये एक सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी सभ्यता है जो 9 दिन देवी को बैठा के उसकी आराधना और पूजा अर्चना करती है, और किसी भी सभ्यता में ये कल्चर आपको नहीं देखने मिलेगा। तो हम तो उस संस्कृति से आते हैं, तो कहाँ से आ गया ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल राइट्स एंड फेमिनिज्म, जहाँ हमारे वेदों में स्त्रियों को ब्रह्म का दर्जा दिया जाता है। तो ये तो वैसे ही सब किनारे हो गया। It doesn't mean that we are against you. Feminism does not mean we are against you. Freedom does not mean, or equal right doesn't mean that we are against you. हमारे संस्कृति में तो अर्धनारीश्वर की बात होती है, तो शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं, तो एक दूसरे के बिना तो पूरे है ही नहीं। तो ये हमेशा इक्वालिटी की बात तो हमेशा से वहाँ रही है। It's how you have started using it in a wrong way. तो आपने अपने मतलब कि और अपनी चीज़ों को वैलिडेट करने के लिए फ्रीडम यूज़ करना शुरू कर दिया, जबकि आपके माता पिता या ये समाज आपको इस बात की फ्रीडम देना चाहता था कि आपको समान अधिकार हो शिक्षा में, आपको समान अधिकार हो कानून में, आपको समान अधिकार हो न्याय में। तो ये फ्रीडम का उपयोग वहाँ करिए ना, अपने जीवन को बेहतर बनाने में करिए। यदि आज किसी लड़की को माता पिता ने फ्रीडम दी है कि ठीक है तुम जाके किसी और शहर में पढ़ाई करो, तो प्लीज़ सिर्फ पढ़ाई करो, है ना, और चीज़ें करो टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट इतना भी मत करो कि जो मेन उद्देश्य है उससे ही भटक जाओ। उसमें पैसा भी बर्बाद हो रहा है, समय भी बर्बाद हो रहा है, दोनों का। अरे सबसे ज़्यादा तो आदमी का नाश हो रहा है यार। वो तो हो ही रहा है, मैं तो कहती हूँ समय का भी नाश हो रहा है, खुद का तो आप सबसे ज़्यादा नाश कर रहे हो इसमें, और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा इसमें, आप खुद को ही बिगाड़ रहे हो सबसे ज़्यादा। कर्म किए जा और फल की चिंता ना कर, है ना, ये कितनी अच्छी सेइंग है। तो आजकल के जनरेशन्स को आप क्या कहना चाहते हो अबाउट कर्म? क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे कि आज की जनरेशन को हर चीज़ बहुत इंस्टेंट चाहिए, क्योंकि 10 मिनट में खाना आ जाता है, 10 मिनट में दवाइयाँ आ जाती हैं, तो उनको लगता है कि सक्सेस भी ऐसे ही आ जाएगी। बट सक्सेस डजंट वर्क्स लाइक दैट। वो पूर्ण रूप से कर्म पे आधारित है। तो जितना कर्म वो करेंगे, बैम्बू वाला एग्जाम्पल है। और जब गीता की भी बात होती है तो गीता जी भी यही कहती है कि जितना कर्म करेंगे उतना ही फल मिलेगा, और जिस डायरेक्शन में कर्म करेंगे उतना ही सही फल मिलेगा। तो इफ़ यू हैव given 100% efforts to something, you will get 100% result. It is as simple as that. तो यदि जीवन में कहीं कोई सफलता प्राप्त करना चाहता है, कहीं किसी लेवल पे पहुंचना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है, so please put all your dedication, hard work, whatever you call it, वो है, it boils down to कर्म only. वो कर्म यदि आप पूर्ण रूप से करेंगे तो उसका फल जाएगा कहाँ? कहीं नहीं जाएगा। कर्म कर रहे हो तो फल मिलेगा ही मिलेगा, बट जस्ट बिकॉज वी आर सो इम्पेशेंट इन लाइफ कि हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, तो वर्क डजंट, मतलब द वर्ड डजंट वर्क्स लाइक दैट। हाँ, थिंग्स डजंट वर्क्स लाइक दैट। ये खाना आ सकता है 10 मिनट में, दवाइयाँ आ सकती है 10 मिनट में, सक्सेस ऐसे डिलीवर नहीं होगी। उसके लिए तो वही कठिन तप, परिश्रम, मेहनत, लगन सब लगानी पड़ती है, तभी वो मिलता है। जानवी, आई होप आपने इस एपिसोड का आनंद लिया होगा। डेफिनेटली। एंड थैंकफुल हूँ मैं आपके लिए कि आपने हमारे चैनल पे आके इतने अच्छे लेसन्स दिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जी, सच है ये। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको समझना ज़रूरी है, उनको महसूस करना ज़रूरी है। रियलाइजेशन अगर आपने कर लिया ना, तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं पे है। इट्स राइट देयर, राइट? तो थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई रियली एंजॉयड इट। थैंक यू।